Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is chapter number 11 of our economic shield series in which we are going to discuss liberalization of economy. ठीक है, इसके बाद हम वेरियस इंडस्ट्रीज पॉलिसीज देखेंगे और फिर इंडस्ट्रीज के जो भी इश्यूज रहे हैं आज तक के जो भी पॉइंटेड वाले वो सारे के सारे इश्यूज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल वाई देयर इज दैट मीन्स जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाई, फिर उसके बाद उसको प्रोग्रेस कराने के लिए हमने क्या रिफॉर्म लिए, फिर भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके बाद क्यों जॉब लॉस इंडिया में है. ठीक है, इसके बाद क्यों इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड एज दैट मीन्स जॉब लॉस इकोनॉमी. इसके बाद जो कुछ नए इनिशिएटिव लाइक NIMZ, SEZ और MSMEs, ये सब जो कुछ इश्यूज है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा शुगर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री, दैट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, दैट यू हैव टू स्टडी इन ज्योग्राफी, बट जो भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिलेट टू इंडस्ट्रीज दैट आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, सबसे पहले हम LPG पढ़ेंगे, LPG रिफॉर्म्स के बारे में. एक टॉपिक है ना, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट्स एंड एवरीथिंग, उसको पढ़ना है. उसके बाद हम वेरियस इंडस्ट्रीज पॉलिसीज देखेंगे. फॉर एग्जांपल 1956 की पॉलिसी रिजोल्यूशन, उससे पहले 1948 का आया, 1971, 76, 86, उसके बाद 1991, उसके क्या इम्पैक्ट हुए वो सब हमें देखने हैं. ठीक है, उसके बाद फाइनली वेलकम टू द इंडस्ट्रीज टॉपिक जो भी इकोनॉमिकल इशूज़ है. ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा. सो बिफोर गोइंग टू दैट I would like to tell you about our PGP program. ठीक है, this program is directly run by Arora sir, and if you have any query or you want to join it, you can contact on these two numbers. Fine. And this time 35 plus students are writing mains from our side and all have 100 plus marks. So for the proof you can visit our Telegram channel और आर वेबसाइट. ठीक है, ये हमारी कुछ माइंड मैप बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर रिवीजन पर्पज फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन. ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज है जिसको यू कैन चेकआउट. फाइन, अब चालू करते हैं लिबरलाइजेशन से. ठीक है, अब भाई ये बताओ लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लिबरलाइजेशन मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब लिबरलाइजेशन का अपोजिट क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन टाइप का वर्ड होता होगा, है ना. तो कुछ चीज़ों पे बहुत टाइम से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था और गवर्नमेंट ने आज वो रिस्ट्रिक्शन और वो बैन को हटा दिया, तो उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन. उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जानते हो हमारे पर हुक्का एंड एवरीथिंग पे बैन लगा हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट कर इसको हटा देती है हुक्का के बैन एल को, तो आप कह सकते हैं कि भैया जो हुक्का का सेक्टर है वो लिबरलाइज हो गया. समझ में आया? जो बैन और प्रोहिबिटिव चीज़ें हैं उसके अगर जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, रेगुलेशन, उसको हटा दिया जाता है तो उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है, उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है. उसी प्रकार से लिबरलाइजेशन को हम इकोनॉमिक सेंस में देख सकते हैं और मेनली जो लिबरलाइजेशन उसे इकोनॉमिक सेंस में देखा जाता है. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ये कि अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी मार्केट था अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखा था. ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से मार्केट चला रही थी. मतलब हमारे इंडिया में PSUs हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी लगभग ना के बराबर थी, बहुत ही कम प्राइवेट कंपनीज थी. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ अपनी हिस्सेदारी थी ट्रेड में, बिजनेस में, वो सब हटा ली और प्राइवेट सेक्टर को बोला भैया आप अंदर जाओ, अब आप ये सब चलाओ. ठीक है, तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. मतलब जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन थे इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने वो हटा दिए और अब बोल रही है प्राइवेट सेक्टर को भैया आप यहाँ पर आके काम करो, उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. उसी तरह पे आपने एक आइडियोलॉजी का नाम सुना होगा जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म. ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म. देखो, जब किसी भी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आता है उसके साथ लिबरलिज्म की कुछ वैल्यूज़ भी आती है. लिबरलिज्म की वैल्यूज़ होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल रैशनल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, रैशनल ह्यूमन बीइंग. यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, राइट्स लाने पड़ेंगे, ये सब लेके आना पड़ेगा. ठीक है, आप देखो जितनी भी डेमोक्रेसीज है वो लगभग इकोनॉमिकली लिबरलाइज्ड है. फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया, USA, UK, ये सब जगह मतलब जो इकोनॉमी है वो यूजुअली प्राइवेट प्लेयर्स चलाते हैं. गवर्नमेंट बीच में चला रही थी लेकिन उसने अपनी पूरी हिस्सेदारी खींच ली है, उसी को हमने लिबरलाइजेशन की प्रोसेस कहा. और वहाँ पर लिबरलिज्म की वैल्यूज़ भी है. लिबरलिज्म इज अ आइडियोलॉजी. ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ द बुर्जुआ क्लास. ठीक है, और इस पर बहुत सारी वैल्यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल राइट्स. ठीक है, इसके बाद ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, जो भी अच्छी अच्छी वैल्यूज आपने सुनी है वो सब लिबरलिज्म को बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सब जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिबरलिज्म से ही आई है. ठीक है, लिबरलिज्म से आई है. अगर हम लिबरलाइजेशन को ग्लोबल लेवल पे देखें कि कब कब कहाँ कहाँ लिबरलिज्म हुआ, तो उसको हम देख सकते हैं सबसे पहले ब्रिटेन एंड USA में. देखो, होता क्या है कि आप सभी को पता है 1945 में World War II होता है. ठीक है, World War II होने के बाद दो सारी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि भाई क्यों ना हम क्या किया जाए, क्यों ना हम अपनी ट्रेड इकोनॉमी को आगे लेके जाएं, लेकिन लोगों ने बहुत सफ़र किया था. मतलब आपकी फैक्ट्रीज के चक्कर में, आपके प्रोडक्शन के चक्कर में आपने लेबर की हालत ख़राब करके रख दी थी यार. तो अल्टीमेटली लेबर के बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और अब गवर्नमेंट ने लगभग वर्ल्ड में आप कह सकते हैं 70 to 80% जो गवर्नमेंट थी उसने सब ने कितना आप कहते हैं सोशलिज्म का पैटर्न अपना लिया था, सोशलिज्म टाइप का पैटर्न अपना लिया था. अगर आप USA को भी देखें
ठीक है। यूएसए ने वेलफेयर स्टेट को अपनाया था। यूएसए वॉज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर स्टेट आपके लिए वेलफेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट आपके लिए पूरा मतलब आप जिंदा रहोगे तो ये देगा, एजुकेशन देगा, हेल्थ देगा, ये देगा, फलाना देगा, हर चीज़ देगा। सेम ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ पर कुछ यही करके रखा था 20 से 30 सालों के लिए। लेकिन ये जो सोशलिज्म वाला पैटर्न था, मतलब सब कुछ स्टेट करेगा, सोशलिज्म का मतलब सब कुछ स्टेट करेगा। मैं दोबारा सोशलिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दो मैंने अपने कुछ मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, इन फ्यूचर दे विल बी कमिंग टू यू, ठीक है। सो जो सोशलिज्म है, ठीक है, जो सोशलिज्म है मतलब स्टेट इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है। स्टेट इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग मतलब आप पैदा हुए हो तो आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है, आपके एजुकेशन का खर्चा दे रहा है, हेल्थ का खर्चा दे रहा है। तो इन पॉलिसी को आप सोशलिज्म कहते हैं, जो इंडिया में पहले थी, ठीक है, कि मैक्सिमम जो काम है आपका स्टेट ही करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वेलफेयर स्टेट या सोशलिज्म वाला स्टेट है, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि भैया इट केम टू बी क्रिटिसाइज्ड एज नैनी स्टेट, मतलब भाई हर चीज़ में स्टेट इंटरफियर कर रहा है। मतलब जैसे बच्चे की लाइफ में हर जगह माँ बाप इंटरफियर करते हैं। जब बच्चा 4-5 साल का रहता है, तो तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, अच्छा तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें वो पहनना है, मतलब बच्चे को खुद का कुछ करने नहीं जाता। उसी प्रकार से स्टेट भी हमारे यहाँ पर बेमतलब अपनी प्राइवेट लाइफ तक में घुसने लगा था कि नहीं, प्राइवेट लाइफ में आपको ऐसा रहना है, ऐसा रहना है। दैट बिकेम दैट टू बर्डनसम, ठीक है। इसके बाद सोशलिज्म गिव राइज टू न्यू डेस्पॉट्स, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो लिबरलिज्म से उस टाइम पे जो इतनी मार्केट इकोनॉमी चल रही थी, उस टाइम पे लेबर ने प्रोटेस्ट लिए किया था कि भैया ये जो एटलीस्ट स्टेट आएगा तो हमारे लिए कुछ काम करेगा, बिकॉज ये प्राइवेट प्लेयर तो हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन यहाँ प्राइवेट प्लेयर गए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो ब्यूरोक्रेट्स आ गए, ठीक है, वो लोग हमारी नहीं सुनते थे। पहले ये कैपिटलिस्ट क्लास मतलब बिजनेसमैन नहीं सुन रहे थे, अब ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो अल्टीमेटली भाई वही सिचुएशन अच्छी थी। तो इसलिए आप देखेंगे तो ब्रिटेन में, यूएस में काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पॉजिटिव इंटेंशन बनते हैं, और यूएसए और दोबारा ब्रिटेन, दोबारा ये सब मार्केट इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी बनते हैं। और यहाँ पर होता है पहला लिबरलाइजेशन, सबसे पहले यूएस में होता है, फिर ब्रिटेन में होता है, ठीक है। ब्रिटेन में से टीना फैक्टर कहा जाता है, उसने मतलब ये मार्केट थैचरिज्म और रेगनिज्म ये सब इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें एशिया में देखने को मिलता है लिबरलाइजेशन का, उसे कहते हैं हम चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी। 1980s में चाइना ने अपनी पूरी इकोनॉमी खोल के रख दी थी, ठीक है, चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी। हम भी अगर उस टाइम पे खोलते शायद हम भी अभी आज काफ़ी आगे होते, बट कोई नहीं, ठीक है। तो चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी आई थी 1980s में, और इसे भी हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, जहाँ जैसे ब्रिटेन में अगर लिबरलिज्म हुआ, यूएसए में लिबरलिज्म हुआ, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी भी आई, लाइक राइट्स, इक्वालिटी, फेटर्निटी। लेकिन चाइना में दो इन्होंने मतलब ये लिबरलिज्म अपनाया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, लेकिन यहाँ पर लिबरलिज्म की वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर लिबरलिज्म की वैल्यूज़ नहीं है। तो ये अभी भी लोगों के सामने कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, पैराडॉक्स बन के खड़ा हुआ है कि हर जगह जहाँ पर भी लिबरलिज्म है वहाँ पर लिबरलिज्म की वैल्यू भी है, लेकिन चाइना में इकोनॉमिक लिबरलिज्म बहुत हाइट पे है। आप सब जानते हैं कि चाइना इज गिविंग, चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन सम 20 to 30 years, बट वहाँ पर कोई भी लिबरलिज्म की वैल्यू नहीं है, और उसने लिबरलिज्म के तौर पर ही अपने आप को आगे बढ़ाया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक पैराडॉक्स भी है, फाइन। अब इसके बाद हम इंडिया पे जाते हैं। क्या इंडिया इज अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, या इंडिया ने कुछ लिबरलिज्म क्रेडिट कुछ एक्सेप्ट किया है? जी हाँ, ठीक है। इंडिया इन द ईयर 1991, आप सब जानते हो, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। क्या आ गई थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसने हमें फोर्स कर दिया था कि भैया हम आईएमएफ के पास जाएं और लोन लेके आए। और उन्होंने हमें फोर्स इसलिए किया, उन्होंने हमें फोर्स किया कि भैया आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो। मतलब जैसे वो एग्जाम्पल देखो, 1991 का टाइम था, जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट कर चुका था। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द बीओपी क्राइसिस, तो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय बीओपी लेक्चर सीरीज, तो आप उसको देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है 1991 में यूएसआर जो था डिसइंटीग्रेट कर गया था। उसके बाद जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वो सब सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में थी पहले में। इसके बाद उन सब जगह लिबरलिज्म एक्सेप्ट किया गया, मतलब लिबरलिज्म एक्सेप्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी, ठीक है। और इस शॉक थेरेपी बहुत ही लॉसफुल ट्रीट हुआ उनके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम से पहले उनके यहाँ सब कुछ स्टेट करना था, आज एकदम से मैंने प्राइवेट सेक्टर डाल दिया, तो कुछ टाइम तक तो बहुत क्योस रहा वहाँ पर, और इकोनॉमी लगभग डिसइंटीग्रेट करने लगी। तो इंडिया ने वो सब ऑब्जर्व किया था इनके यहाँ पर, बिकॉज 1989 और 90 के आसपास ये प्रोसेस हो रही थी। तो इंडिया ने ये बोला कि भैया हम, ठीक है, जो आप बोल रहे हो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, हम करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को प्राइवेट से करेंगे, नो इशू, हम खुद भी करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर के बाद, तो आपको समझ में आएगा। इंडिया जो है 1980 जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की थी, तो हम चाइना के नक्शे कदम पे अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करना चाहते थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंडीशन ही ऐसी थी कि वो हमें अलाउ नहीं कर रही थी। तो एक्चुअली इंडिया करना चाहता था, और इंडिया फेस वाइज मैनर में करना चाहता था। तो इंडिया ने यहाँ पर फिर से आईएमएफ बोला, देखो ये ऐसी बात नहीं कि हम नहीं करना चाहते, हम खुद ही करना चाहते। तो अच्छा हो कि आपने हमारे पर कंडीशन इम्पोज करवा दी। अब हम जाके अपने घर में दिखा सकते हैं, मतलब इंडिया में जाकर दिखा सकते हैं कि देखो भाई आईएमएफ हमें तभी लोन देगा, तब हम ये कंडीशन मानेंगे। तो अल्टीमेटली आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज तो
हमें बिना तेल के रहना पड़ेगा और आप रह नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली हम लिबरलिज्म करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बट बट विथ अ फेज मैनर, मतलब विथ फेजेस। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे आएंगे। ठीक है, मतलब पहले हम इस चीज़ को लिबरलाइज करेंगे, फिर इस चीज़ को लिबरलाइज, फिर इस चीज़ को लिबरलाइज। ठीक है, इस तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भैया जो इंडिया है, जो बीओपी क्राइसिस जो इंडिया ने फेस की, वो तो सिर्फ इमीडिएट कॉज बना, मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ इंडिया का बीओपी आई। एक्चुअल में जो इंडिया है वो अपने आपको एलपीजी रिफॉर्म देना चाहता था। क्यों? बिकॉज एकदम से चाइना ने, देखो 19 आप मैंने बताया 1980s में इंडिया और चाइना में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों कंडीशन खराब थी और इवन कुछ स्टेज में तो इंडिया जो था चाइना से बहुत आगे था। लेकिन जैसे ही चाइना ने एलपीजी रिफॉर्म एक्सेप्ट किया तो चाइना की इकोनॉमी एकदम से ग्रोथ में आने लगी। तो ये इंडिया ने देखा। ठीक है, इसके बाद जो इंडिया ने सोशलिस्टिक पॉलिसीज अपना के रखी थी कि भैया स्टेट ही आपके लिए सब कुछ कर रहा है, स्टेट ही पीएसयू बना रहा है, स्टेट ही इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा है, स्टेट का बहुत लॉस हो रहा था यार, और टैक्स भी बहुत ले रहा था, तो लोग टैक्स इवेजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन से प्रॉफिट ले रहा था, पूरा वर्ल्ड। ठीक है, और देखो, और शुरू में आप कहते तो भाई इतना ही अगर अच्छा था लिबरलाइजेशन तो नेहरू जी ने उस टाइम पे क्यों नहीं अपनाया 1947 में? देखो उस टाइम पे अगर हम अपनाते ना तो हमारी कंडीशन, ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे हो जाती है, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री थी नहीं। ठीक है, उनके यहाँ एकदम से सारी विदेशी कंपनियां, उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की और उनकी जो भी घर की थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वो भी तोड़ डाली। तो अल्टीमेटली वो लोग पूरे विदेशियों को दोबारा गुलाम बन गए, तो वहाँ पर दोबारा कोलोनियल चालू किया। लेकिन इंडिया वो नहीं चाहता। इंडिया ने बोला कि हाँ पहले अपनी खुद की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन कर ले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इतने 50 सालों में अपने यहाँ पर लगभग इतनी इंडस्ट्री लगा चुके थे कि हम खुद लड़ सकते थे। आज सोचो हमारे पास हर चीज़ में एक ना एक इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज है। तो इस तरीके से हम उस टाइम पे 1980 में तैयार होकर यार फाइट करने को। लेकिन जो पॉलिटिशियंस है ना वो अलाउ नहीं कर रहे थे। जैसे राजीव गांधी ने 1986 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उनका यही पर्पस था कि इकोनॉमी को खोला जाए। उन्होंने फेस वाइज मैनर में इकोनॉमी खोलना चालू की, लेकिन बहुत अपोजिशन आ रहा था। भैया कल तो आपके जो दत्ता ससुर हैं वो बोल रहे थे कि भैया जो हमारे पीएसयू वो तो मॉडर्न टेम्पल है, तो आप उन्हीं मॉडर्न टेम्पल को बेचने आ रहे हो, मतलब आप नंदो को बेचने आ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब बहुत अपोजिशन हो रहा था। ठीक है, राजीव गांधी ने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो बीओपी क्राइसिस आई ना वो हमें बहुत प्रॉफिटेबल काम कर रही, वो बहुत प्रॉफिट उसने, क्योंकि हमें फोर्स कर दिया, आईएमएफ ने इसमें फोर्स कर दिया कि आप जाओ और एलपीजी लेके आओ। हमें पता था इसका फायदा होने वाला है, इंडिया को फायदा होने वाला, इंडिया को पता था ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे लिए भैया भगवान का कोई वरदान आया और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, और देखो इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसमें दो चीज़ें आई थी। ठीक है, दो तरीके से किया गया था। एक को कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ठीक है, एक था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर मतलब हमें जो आईएमएफ उसने दो चीज़ें बोली थी। एक तो आपको डिमांड बढ़ानी है। ठीक है, आपको अपने यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इंश्योर करना है कि लोग प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, जो लोग हैं वो प्रोडक्ट्स को खरीदें। ठीक है, प्रोडक्ट्स को खरीदें। ओके, तो उन लोगों को अगर प्रोडक्ट्स खरीदना है तो लोग प्रोडक्ट कब खरीदेंगे? जब लोग के हाथ में ज़्यादा इनकम होगी। तो इन शॉर्ट आपको टैक्सेस को कम करने हैं, आपको टैक्सेस को कम करने हैं। तो पहला मेजर तो ये था कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर, मतलब ऐसे मेजर लो जिससे कि लोगों के मतलब लोग चीज़ों को खरीदें। और लोग चीज़ों को कब खरीदें? जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मतलब जो उनके हाथ में, जब आप टैक्सेस कम लोगे उनके हाथ में ज़्यादा पैसा दोगे, उनकी पेमेंट बढ़ाओगे या उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, तो इस चीज़ से डिमांड बढ़ेगी। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। इसको कहा गया मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ठीक है, दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर मतलब ये कि भाई जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छी अपनी पकड़ बना के रखी है वो सब आपको छोड़नी है। ठीक है, मतलब आप वहाँ पर अब आप काम नहीं करोगे, वहाँ प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो सप्लाई ऑफ गुड देगा। मतलब अभी जो आप सप्लाई ऑफ गुड कर रहे हैं आप वो मत करो, वो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर आके करेगा। मतलब आप वो काम नहीं करोगे, आप अपने आप को इकोनॉमी से वापस छीन लो, अपने आप को इकोनॉमी से वापस पीछे ले लो। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो आपको समझ में आया? उन्होंने डिमांड साइड मेजर दिए। ठीक है, डिमांड साइड मेजर मतलब कि आप ये करो कि भैया डिमांड बढ़ाओ। ठीक है, आप सिंपल सी बताइए, अगर आप डिमांड बढ़ा रहे हो तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज लोगों के पास सिर्फ 10 रुपये की इनकम हुआ करती थी, कल लोगों के पास 20 रुपये की इनकम हो गई, तो लोगों ने डिमांड करना ज़्यादा चालू कर दी। लेकिन आपकी पीएसयू तो है खराब, वो इतना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, तो आप इंश्योर प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ जो कि सप्लाई को इंश्योर करेंगे। ठीक है, अगर लोग 20 रुपये की डिमांड कर रहे हैं तो 20 रुपये का वो लोग वहाँ सप्लाई दो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हट जाओ और प्राइवेट सेक्टर को आने दो, वो लोग इतनी सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत दो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सप्लाई इंश्योर करने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने डिमांड इंश्योर करने की कोशिश की। तो आपको ये समझ में आया कि भाई लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे लिबरलाइजेशन आया। इसके बाद जो लिबरलाइजेशन आया वो इंडिया में किस तरीके से आया कि भैया एक्चुअल में हम 1980 से चाहते थे, बिकॉज चाइना का फायदा हो रहा, तो हमने सोचा हमारा भी फायदा हो। ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड फायदा उठा रहा था, साउथ कोरिया और इवन जो साउथ एशियन मतलब एशियन कंट्रीज है वो भी फायदा उठा रही थी। ये बात जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो हमें बहुत लॉस पहुंचा रही थी, बहुत खर्चा हो रहा था यार, बहुत टैक्स जा रहा था, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा था उससे। और ऊपर से हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइस मिली, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और अल्टीमेटली हमें एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम पे फेस्ड मैनर पे हमें इकोनॉमिक लिबरेशन होना चालू हो गया। और अगर आज आप देखो तो गवर्नमेंट तो
मतलब इतना खुश हो चुकी है, मतलब आप कह सकते हो एलपीजी रिफॉर्म से, कि मतलब खुद अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बता दूं, जब 1991 में रिफॉर्म्स लाए गए थे ना, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जो अपोजिशन में थे, उन्होंने बड़ा क्रिटिज्म किया था कि भैया ये क्या है, आप तो अपने मॉडर्न एप्पल बेच रहे हो। लेकिन इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में फॉर्मल टर्म्स पे एज अ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 5 सालों के लिए, तो उस टाइम पे जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने बोला था कि भाई एग्रीकल्चर में तो कोई रिफॉर्म लिया ही नहीं है, यहाँ पर रिफॉर्म लेना चाहिए। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चालू हुए थे। तो आपसे जो जो एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था, और वही एक चीज़ थी जिससे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा भी था। और वही सभी मोदी साहब कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गलत लग रहे हैं, हो सकता है कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो, ऐसा नो डाउट, लेकिन देयर कैन बी अ कंक्लूजन ऑफ इट। ठीक है, मतलब एक आप सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो। तो वो देखा जाएगा क्या उसका फार्म बिल्स का आगे होता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट खुद ही इकोनॉमिक रिलेशन चाहती थी, इसलिए लोगों ने शुरू में अपोज भी किया था। लोगों ने शुरू में अपोज भी किया था कि भाई जॉब लॉस होंगी, इसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है आप उसको कम कर दोगे। सब कुछ हुआ, जॉब लॉसेस हुई, सोशल सिक्योरिटी मेजर कम हुआ, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। फिर भी लोग खुश हैं, क्यों खुश हैं? बिकॉज का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ। अगर आप देखो 1991 के आसपास हमारी जो पॉवर्टी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% के आसपास थी, और 2005-06 में देखो तो ऑटोमेटिकली घट के 21% के आसपास हो गई। तो हमारे यहाँ पर फायदा हुआ है। चाइना पे देखो तो यही पॉवर्टी लाइन 50% के आसपास थी 1980 के आसपास, और आज चाइना में पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ 6% की है। तो चाइना को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा फायदा उठाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, क्यों किया था? कि भैया हमारी बीओपी क्राइसिस सॉल्व हो जाए। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या था? कि हमारे पास $1 भी नहीं था आगे तेल खरीदने के लिए। तो इन शॉर्ट हमें डॉलर एक्यूमुलेट करना था। तो उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स लिया। हम समझते हैं क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट से गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको खोल दी। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज थी उनको खोल दी। मतलब जो हमारे यहाँ जो पहले इंडस्ट्रीज का बाहर की कंपनीज का आना अलाउड नहीं था, और बाहर कंपनीज आना चाहती थी, तो अल्टीमेटली अब जो कंट्री मतलब जो इंडिया था उसने अपना मार्केट खोल दिया और सारी कंपनी इंडिया में आने लगी। जब इंडिया में आके कंपनी स्टैब्लिश की जाएगी तो क्या होगा, ये लोग अपने पैसे किस में लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी में। तो हम ये फॉरेन करेंसी तेल वालों को दे सकते हैं और हमारा तेल का व्यापार चालू रहेगा। साथ ही साथ जब ये लोग फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्री बनेगी तो रोजगार आएगा, बिकॉज फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर मिली, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, हमारे यहाँ पर फॉरेक्स भी बढ़ा, हमारे यहाँ फॉरेक्स भी बढ़ा। अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फॉरेक्स बढ़ रहा है, तो इन शॉर्ट अब क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इन शॉर्ट हमारी जीडीपी भी बढ़ी, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा। बिकॉज फैक्ट्रीज वाले आ रहे हैं, आप इनकम दे रहे हो तो गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू दोगे ना, टैक्स दोगे ना, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स थे लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। So now let me check the time if there is time. So I will start with the long term impact of liberalization of Indian economy. So I think now let it be done. ठीक है, अब अगले लेक्चर में I will start with the long term impacts of the liberalization, privatization and globalization. So till that time, thank you and have a nice day, my dear friends. Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is chapter number 11 of liberalization, privatization and globalization of Indian economy with industry and its policies. And again I am very sorry भाई कि दोबारा मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ पर पिछली बार लेक्चर 3 डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर 3 डाल दिया गया था। क्यों? बिकॉज अभी कंटिन्यूसली लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, बहुत सारी सीरीज के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम अपने लेक्चर से। तो रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि भैया हमने लिबरलाइजेशन का मतलब जाना। लिबरलाइजेशन के बाद हमने ये देखा कि भाई ग्लोबल लेवल में किस तरीके से कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने रेगनिज्म, ब्रिटेन ने थैचरिज्म, इसके बाद चाइना की ओपन डोर पॉलिसी। इसके बाद हमने लिबरलिज्म की थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी जानी और क्यों हमने वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया। फिर उसके बाद कैसे इंडिया में लिबरलिज्म आया, क्या उसके रीज़न थे, क्या इंडिया रियल में चाहता था, हाँ इंडिया रियल में चाहता था, हमने ये भी डिस्कस किया। और उसके बाद किस तरीके से इंडिया में आना चालू हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर्स, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। और इसके बाद हमने कुछ जो भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हुए, मतलब एलपीजी हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। जी ज़रूर हुआ, बिकॉज हमारा मेन मकसद शॉर्ट टर्म में यही था कि हमारे पास फॉरेस्ट आए, और अल्टीमेटली हमें फॉरेस्ट मिल गया था, हमें फॉरेस्ट मिल गया था। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। भैया किस सेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ा, ठीक, किस सेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ा। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से ही हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्री रिफॉर्म एरा की बात करो, अगर आप प्री रिफॉर्म एरा की बात करो तो 4 डिकेड की जो ग्रोथ थी, ग्रोथ का अगर एवरेज निकालते 3 से 4% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पिछले 3 डिकेड्स आफ्टर द रिफॉर्म एरा हमारी जो इकोनॉमी है लगभग 6 से 7% के आसपास ग्रो हुई, लगभग मतलब आप डबल, इट हैज़ ग्रोन डबल। और अगर इंडिया अच्छे और रिफॉर्म लेता और अच्छे से जो इम्प्लीमेंट करता तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9% भी हो सकती थी। जैसे अगर आप चाइना को देखोगे
चाइना ने लगभग एक डिकेड तक 8 से 9% की जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन किया, और कई बार तो मतलब 3 से 4 साल तक डबल डिजिट पे भी उसने ग्रोथ की है। यही रीज़न है कि चाइना इतनी जल्दी मतलब ग्रो कर पाया। ठीक है, चाइना हैज़ डन अ लॉट वेल इन इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई है कि हमारे यहाँ पर जो भी बैरियर्स थे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के, वो हमने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किए एलपीजी रिफॉर्म्स के थे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टैक्स जो लॉस थे वो बहुत ही जो स्ट्रिंजेंट थे उनको रिफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने फेसलेस जो आप कह सकते हैं स्कैनिंग होती है कि भैया अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपकी जो भी कंप्लीट प्रोसेस होगी वो फेसलेस होगी, मतलब आप जो इकोनॉमिक ऑफिसर मतलब जो इनकम ऑफिसर है उससे आपको मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो रिस्ट्रिक्शन थे जगह जगह वो हमने रिमूव किए, और बहुत सारी हमारे यहाँ पर आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री प्रॉस्पेरस की। और इसके बाद जो लीगल इशूज़, अकाउंटिंग रेगुलेशन, इन सब में भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो बैरियर्स थे वो हटा के रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारे पर फॉरेन कंपनीज आई, जब हमारे यहाँ एफडीआई बढ़ी, सिंपल सी बात है, मतलब फॉरेन कंपनीज आ रही है, तो जो फॉरेन कंपनीज आई तो हमारी जो डोमेस्टिक कभी इंडस्ट्रीज बहुत ही अनकॉम्पिटेटिव टाइप की हुआ करी थी, अब वो कॉम्पिटेटिव बनना चालू हो गई। ठीक है, मतलब जो अच्छी इंडस्ट्री थी वो सर्वाइव कर गई और कॉम्पिटेटिव बनी और अच्छी इमर्ज होकर आई, और जो बेकार की इंडस्ट्री थी वो तो फॉल आउट कर गई। ठीक है, जो गुंडा राज पे चलती थी फॉल आउट कर गई। ठीक है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमें इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि भैया हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजीज आई, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हो जो इतनी टेक्नोलॉजीज प्रॉस्पर कर रही है वो सब हमें फॉरेन कंपनीज से मिली, तो उसका दूसरा फायदा भी हुआ। ठीक है, दो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो गलती थी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ने हमेशा उनको बांध के रखा। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का ही लॉस ज़्यादा था। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमें कुछ मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टिल द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब अभी भी जो 45% जो एम्प्लॉयमेंट है और अप्रॉक्सीमेटली जो अच्छा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आता है। ठीक है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही आता है, लेकिन अभी भी वो चीज़ पे लॉस है, मतलब अभी भी वो लोग आप कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसी है उनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रिजर्व करके रखी, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट बना के रखी है जिसमें इन प्रोडक्ट पे जो मैन्युफैक्चरिंग वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी बैकिंग हटा ले तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डूब जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि इस पर मिक्स रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब दो इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, but still they cannot fight the MNCs at the support of the government, they are fighting with these MNCs, मतलब गवर्नमेंट में सपोर्ट हटाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेम अगर हम एग्रीकल्चर की बात भी करें तो एग्रीकल्चर में भी सेम हमें देखने को मिला है कि भाई इसमें मिक्स रिजल्ट है, मतलब कुछ जगह तो हम एग्रीकल्चर में पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, जो हम सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम भी हो गए थे। ठीक है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि इसने हमें और सेल्फ सफिशिएंट किया है। हमारे पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई है एग्रीकल्चर में, मतलब अगर आप कहा जाए जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो टर्म है दैट इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो मैकेनाइजेशन भी नहीं होता एग्रीकल्चर का, तो ये भी हमारे यहाँ पर काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने कुछ अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो ब्रांडेड सीड्स हैं या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस ये पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, हमारी दार्जिलिंग टी ये भी काफ़ी पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। जैसे कई एक्सपोर्टिंग चीज़ें हमने बढ़ाई है, पश्मीना, ऊन, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, लोग बाहर पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है, क्योंकि मैंने डब्ल्यूटीओ में बताया था आपको कि डब्ल्यूटीओ में जो भी पॉलिसीज आई हैं वो हमारे एग्रीकल्चर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो इसके लिए आप मेरा डब्ल्यूटीओ वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर फ्रॉम दिस लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मोस्ट मतलब प्रॉफिटेबल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। देखो अब जो हमारे सर्विस सेक्टर में है, क्यों सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई है, जस्ट बिकॉज की सर्विस सेक्टर इज क्वाइट आपसे रिलेटेबल टू द एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ स्किल लेबर की ज़रूरत थी, नॉलेज इकोनॉमी की ज़रूरत थी जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इंडिया ने इसे अच्छे से ग्रैस्प कर लिया। ठीक है, इसलिए सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया है। इसके बाद अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग भी हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर काफ़ी कम इम्पैक्ट देखने को मिले हैं ग्लोबल शॉक्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई उसके थोड़े कम शॉक्स थे एज कम्पेयर टू होल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे पास कम शॉक्स थे, और आप देखेंगे हमारे जो बैंक्स हैं स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, इवन जो एसबीआई है वो टॉप 100 में धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बैंक में भी मिक्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बट इन शॉर्ट पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिले, बिकॉज हमारे पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्री रिफॉर्म एरा पे तो जो भी क्रेडिट है वो मिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही बैंक है वो क्रेडिट देना चालू कर दिए हैं और हमारे पर इंडस्ट्री जो है प्रॉस्परस कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो भी रिफॉर्म्स लिए गए हैं, तो आप उसके लिए मेरा मनी एंड कैपिटल मार्केट का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारा एफडीआई बहुत ज़्यादा बड़ी है, पी नोट्स आए हैं, ये आया वो आया, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, एलपीजी जो भी इम्पैक्ट पड़े, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं।
तो अल्टीमेटली वी आर डन विद द लिबरलाइजेशन। पिछले लेक्चर में आपको लिबरलाइजेशन का मतलब समझाया, ग्लोबल लेवल पे कंपेयर किया, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बताया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताया, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ हमने लिबरलाइजेशन की देख ली। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन कुछ देना चाहोगे आप कि भाई लिबरलाइजेशन का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल कि भाई गवर्नमेंट इज एट द राइट स्टेप। ठीक है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी को और लिबरलाइज करना चाहिए, बट गवर्नमेंट शुड नॉट फॉरगेट इट्स सोशल वेलफेयर। ठीक है, बस आपको यही सी टर्म्स पे कुछ लिखना है कि भाई गवर्नमेंट इज एट द राइट स्टेप। आपको पॉजिटिव जो भी है गवर्नमेंट के बताने हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, बहुत सारी चीज़ें आई है। दो कुछ सेक्टर में प्रॉब्लम आई है बट उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को आगे बढ़ते रहना चाहिए विथ 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 वॉट विथ मोर सोशल अप्रोच। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत, जैसे गवर्नमेंट ने दो प्राइवेट सेक्टर को बहुत जगह दी हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ पे, बट फिर भी गवर्नमेंट ने हाँ आयुष्मान भारत से लोगों का वेलफेयर इंश्योर करने की कोशिश की। तो इस टाइप पे कुछ कंक्लूजन ले सकते हो। ठीक है, तब देखो ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है ये। ठीक है, सारे कुछ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन है और सोशल वेलफेयर और जो भी आइडियल सब प्रमोट कर रहा है। तो इस टाइप का कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना। ठीक है, सो हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया खत्म। अब अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज एंड इट्स वेरियस इशूज। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखो, जो इंडस्ट्री है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एग्रीकल्चर के पार्ट में कि भैया जो इकोनॉमी रहती है वो 3 सेक्टर में डिवाइड रहती है। दो अभी जो क्वार्टरली क्यूनरी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेनली 3 सेक्टर में डिवाइड रहती है। एक आता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बाद आता है सर्विस। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में एग्रीकल्चर अच्छे से समझ लिया था कि क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिस किया हमने। लेकिन अब हमें समझना है इंडस्ट्री को। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, 17 से 18%। ठीक है, अब एक घट के कुछ 15-16% के आसपास भी आ गया है। ठीक है, एक बार डेटा चेक कर लेना, जो नया इकोनॉमी सर्वे आएगा ना उसमें एक बार डेटा देख लेना, वो लोग सही सही बताएंगे। तो डेटा आपको चेक करना इकोनॉमिक्स का, वो इकोनॉमिक सर्वे ही करना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होगा। ठीक है, काफ़ी कोई वेबसाइट पर रिलाई मत करना, चाहे कोई भी हो, विजन भी क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम आगे देखें तो वही जो इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में वो है 26%, और जो बचा हुआ कुछ 52-55% है दैट इज बिलोंग टू द सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब देखो जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होता। हमारे पास इंडस्ट्री में 3 चीज़ें आती है। एक आती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दूसरी आती है माइनिंग, तीसरी आती है कंस्ट्रक्शन। अगर आप माइनिंग एंड क्वेरिंग देखेंगे तो ये जो आती है ये प्राइमरी सेक्टर पे आती है, ये प्राइमरी सेक्टर में डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, और इंडिया ने इसको सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री वाले सेक्टर में क्लासीफाई करके रखा है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि माइनिंग एंड क्वेरिंग at globe is classified as primary or secondary, तो at global level it is classified as primary, but in India it is classified as secondary sector। ठीक है, तो देखना इंडस्ट्री में 3 चीज़ें आती हैं, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी आती है माइनिंग, तीसरी आती है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इंडस्ट्री का हमारी ग्लोबल जीडीपी में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26%। ठीक है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26%। ठीक है, अब जो हमेशा से पिछले अप्रॉक्सीमेटली 10-20 साल से जो मेन इशू निकल के आया है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन और ये जो माइनिंग, इन सब में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी माइनिंग में प्रॉब्लम आई कि भाई कोल माइनिंग में प्रॉब्लम आ रही तो गवर्नमेंट ने उसको पूरा सेक्टर लिबरलाइज कर दिया, 100% एफडीआई दी, वो सॉल्व हो गया। सेम कंस्ट्रक्शन बात करो, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे जैसे पैसा मिलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी प्रॉब्लम है और सॉल्व होती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो पिछले 30 सालों से इंडियन गवर्नमेंट में चली आ रही है, उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे मोदी साहब ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेड इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया। तो वो इशू है क्या? देखो इशू ये है कि 1991 से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो स्टेगनेंट रही है, 15 से 16% से बढ़ी नहीं यार, इससे ज़्यादा पता नहीं बढ़ क्यों नहीं रही। इसलिए मोदी साहब ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया था। लेकिन ये भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें तो 1% ग्रोथ भी नहीं बढ़ी है इसमें, वही 15-16% की अभी भी स्टैगनेंट है। ऊपर से बीच में डिमोनेटाइजेशन, फिर आपका जीएसटी और अब ये कोरोना, तब क्या कर सकते हैं, है ना। सो अब ये बताओ कि गवर्नमेंट इस सेक्टर पर फोकस कर रही है, लेकिन क्यों फोकस कर रही है सेक्टर पे भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखो इस सेक्टर पे फोकस करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बिना लेबर के नहीं हो सकती, उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। और हमारी पॉपुलेशन हुई 130 करोड़, और हर कोई बोल रहा है भैया हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप उनको जॉब नहीं दोगे, अगर आप उनको जॉब नहीं दोगे तो भाई ये बता दो कि वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। मतलब लोग सोशल इवल की तरफ चले जाएंगे, टेररिज्म बढ़ेगा, सोशल इल्स बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक प्रॉफिट, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको उनको रोजगार प्रोवाइड करना है। एग्रीकल्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि भाई वहाँ पर एग्रीकल्चर में आपको किसी भी हद पे आपको कुछ मतलब एक लेवल से ऊपर आपको प्रोडक्शन और एक लेवल से ऊपर ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो एग्रीकल्चर इज अ फेलियर, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। सर्विस सेक्टर में भी लिमिटेशन है, मैंने आपको नहीं बताया तो लेट मी टेल यू, भाई सर्विस सेक्टर में भी
क्या है कि इतनी लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा, वहाँ पर जितना कैपिटल लगाओगे उतना प्रोग्रेस करोगे। सिर्फ एक ही जगह लेबर लग सकती है, वो है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में भी कहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भैया इस सेक्टर को बढ़ाया जाए, लेकिन 1991 से इसकी जो ग्रोथ है 15-16 पे अटकी पड़ी, ऊपर से अब धीरे धीरे कम होना चालू हो गई है। ठीक है, अगर आप चाइना को देखोगे कि चाइना में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, चाइना में लोग खुश क्यों है, उसका रीज़न ये है कि चाइना में जो सेक्टर है ये अप्रॉक्सीमेटली 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो 40%, और यही रीज़न है कि वहाँ पर लगभग मैक्सिमम पीपल के पास इंप्लॉयमेंट होती है। देखो 40% तो भैया मतलब ये इंडस्ट्री ने ले लिया, अब 20% एग्रीकल्चर ने ले लिया, अब हो गए 60%, बाकी 40% उन्होंने सर्विस ने ले लिया। हमारे यहाँ भी सेम ऐसे ही है, अगर हमारे यहाँ आप देखो 55% सर्विस ले रहा है, अगर इसी का थोड़ा बहुत यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों को जॉब मिल जाएगी। और चाइना में देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग, ठीक है, अगर आप देखो कि लगभग अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जॉब आपकी। ठीक है, और आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया एग्रीकल्चर में मतलब जो कह सकते हैं कि भैया क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती है, बिकॉज कुछ लिमिटेशन है। उसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, तो जाके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि भैया हमें अल्टीमेटली अगर हमें अपने जो पॉपुलेशन है उसको अगर जॉब देनी है तो एक ही सोल्यूशन है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। ना तो एग्रीकल्चर ना ही सर्विस सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बिकॉज सर्विस सेक्टर भी जॉब नहीं देने वाला, बिकॉज वहाँ पर स्किल बहुत रिक्वायर्ड है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में स्किल है ही नहीं, और वहाँ पर उतनी जॉब भी नहीं है। अगर आप स्किल ले भी लो ना तो जॉब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स स्किल्स आ गई हैं बट फिर भी जॉब ही नहीं है, और अगर जॉब है तो स्किल्स नहीं है उसके बराबर, तो अल्टीमेट सर्विस कुछ नहीं करने वाला। एग्रीकल्चर में आपको ऑलरेडी उसका लॉस बता चुका हूँ, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आके रिलाई करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही आके आपको रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में हमें रिलाई करना है, ये सब जो बात है गवर्नमेंट को बहुत पहले से पता थी। ये गवर्नमेंट को बात 1947 में ही पता थी। अब कैसे पता थी, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो ये पता जब चली गवर्नमेंट को जब 1919 के आसपास, 1919 से 1921 के आसपास हमारे जो नेहरू जी है ना, वो कहाँ जाते हैं, बर्लिन में आई थिंक कोई विजिट में जाते हैं। ठीक है, विजिट में जाते हैं, विजिट में जाते हैं, अपनी वाइफ को भी देखने जाते हैं, उसकी तबीयत खराब थी और कुछ इश्यूज थे उसके, उसमें भी वो जाते हैं वहाँ पर। इट वॉज 1929, नॉट 1929 के आसपास जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे वो सोवियत यूनियन की विजिट करते हैं, सोवियत यूनियन की विजिट करते हैं, और वहाँ पर देखते हैं सोवियत यूनियन ने पिछले 13 सालों के अंदर इतनी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की है कि भैया यूएसए पीछे हो रहा है, मतलब इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी प्रोडक्शन हो रही है आप सोच नहीं सकते। तो वहाँ पर नेहरू जी ने पूछा कि भाई क्या रीज़न है आपकी इतनी प्रोग्रेस का, तो उन्होंने बोला कि भैया हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी लगाई और इसमें हमने स्टेट ने भी सारी इंडस्ट्री बनाई, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लोग बहुत करप्टेड होते हैं, तो स्टेट ने अपनी इंडस्ट्री बनाई, उससे प्रोडक्शन बढ़ाया, और आज जो देख रहे हो आपको इतनी इंप्लॉयमेंट है, ये सब है, ये सब इसी पॉलिसी से आई है। तो उस टाइम पे नेहरू जी ने सोच लिया था, नेहरू जी का दिमाग चल गया था कि भैया एग्रीकल्चर पे कोई प्रॉफिट नहीं है, एग्रीकल्चर पे उनका लॉस बताया गया, जो यूएसआर वालों ने उन्होंने लॉस बताया कि देखो भैया अगर आप एग्रीकल्चर पे रिलाय करोगे तो एक टाइम तक आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रॉफिट कम होना चालू हो जाएगा। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं सारे समझ में, पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो फोकस होना है वो इंडस्ट्री में होना, ये नेहरू जी को तभी पता चल गया था, और आज भी मोदी जी को पता है, लेकिन ना तब नेहरू जी कुछ कर पाए थे ना आज मोदी जी कुछ कर पाए। ठीक है, एटलीस्ट नेहरू जी ने इंडिया को बेस से ऊपर बढ़ा दिया था। मतलब आप बता दो, जो साइकिल का पहला पेडल है ना, वो मानना लगभग नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत से लगता है, तो वो नेहरू जी ने कर दिया था। लेकिन जो आगे जो मतलब सरकार है, इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, ना इंदिरा गांधी ने, ना राजीव गांधी ने, ना किसी कोलिशन गवर्नमेंट, किसी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। यही रीज़न है कि हमारा जो साइकिल है तेज पहिया पहिया नहीं चला। और चाइना में जो माओ जेडोंग ने काम किया था उसके ऊपर जो भी नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने अच्छा काम किया, तो इसलिए वहाँ पर चाइना में अच्छा हुआ। ठीक है, तो नेहरू जी को सब पता चल गया था भैया हमें जो भी अगर प्रॉफिट होना है वो इंडस्ट्री से होना है, बिकॉज वो जानते तो उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में बढ़नी बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री का सोल्यूशन है, अगर हमें हमारी कंट्री को मतलब जो गरीबी से बाहर निकालना है, नेहरू जी का ये कहना कि अगर हमें हमारी कंट्री को गरीबी से बाहर निकालना है तो उसका सोल्यूशन रिलीजन नहीं है, उसका सोल्यूशन है इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री जो पीएसयूज बन रहे हैं, दे आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, तो आपको वहाँ जाके वर्शिप करनी है, आपको इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो ये नेहरू जी का पर्पस था। ठीक है, तो अब बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी चेक द टाइम कि भाई टाइम बचा है कि नहीं बचा है। सो आई थिंक इट इज़ 17 मिनट, लेट इट बी। ठीक है, हम अगले लेक्चर से पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चालू करेंगे, और जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं और जो भी इसके इम्पैक्ट हुए उसको हम डिस्कस करेंगे, और वी विल एंड इट। इसके बाद जो फॉर्मल इंडस्ट्री का टॉपिक है, जो भी इशू है, उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 3 of our chapter number 11, that is liberalization of economy, industries and policies। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में लिबरलाइजेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, और लिबरलाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद हमने इंडस्ट्रीज़ का बेसिक चालू किया। ठीक है, और हमने ये जाना कि भैया हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट
मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चालू करें, क्यों नेहरू जी ने शुरू से ही हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री पे फोकस किया था। तो जो इंडस्ट्री पे फोकस किया था उसके लिए कुछ पॉलिसीज लाई थी एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दोज पॉलिसीज। ठीक है, तो आपको बता दूं, अब जितनी भी पॉलिसीज पहले थी वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लगभग नामुमकिन है। दो उसके रेफरेंस पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइक भाई पहले की पॉलिसीज में ये था, ये अच्छा था, तो अब ये खराब है, ये फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन इन शॉर्ट पूरी जो पॉलिसी आएगी वो लगभग नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पॉलिसी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी इसके मेन पॉइंट थे वो सब पढ़ाने। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बता दूंगा। फिर ऐसे ही आगे की जो पॉलिसी में 4-4, 5-5 पॉइंट है, जो भी जिस समरी टाइप है ना वो बता दूंगा। लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज वो आ सकती है। ठीक है, वो वैसे भी आ चुकी है, वो तो चांसेस कम है, बट फिर भी उसके रेफरेंस बहुत जगह लग जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। ठीक है, सो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन बिल्कुल हमारी आज़ादी के बाद आया था, उसका मेन पर्पस ये था बताना कि भाई वर्ल्ड को कि इंडिया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी। आप सब जानते हो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसएसआर वॉज रिप्रेजेंटिंग सोशलिज्म, यूएसए वॉज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म। तो इन शॉर्ट अगर इंडिया कैपिटलिज्म को प्रेफर करता, मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ यूएसए ब्लॉक, और अगर सोशलिज्म को प्रेफर करता तो यूएसआर में था। तो इंडिया चूज द मिडिल पाथ, फॉरवर्ड द बुद्धास मिडिल पाथ एंड गॉट द आंसर इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इसने बोला कि नहीं भैया, हम ना ही पूरा प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना ही पूरा स्टेट के ऊपर छोड़ेंगे। जो मेजर पार्ट है वो स्टेट के पास रहेगा, बिकॉज हमने यूएसआर से बहुत कुछ सीखा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और स्टेट ही असली में इंडिया को आगे ले जा सकता है। तो हम मेजर फोकस स्टेट पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हम प्राइवेट सेक्टर को पीछे ढकेलेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी आगे जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आगे जाएगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वहाँ पर हम आगे रहेंगे, और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सकता है, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो हमने डिक्लेयर किया भैया इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी बात है, जब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया अपने आप को, तो इंडिया ने ये भी बताया था कि भैया जो स्टेट का जो मेजर फोकस होगा वो किस पे होगा, वो किस पे होगा भाई, वो होगा मतलब हैवी इंडस्ट्रीज में। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पर आपको रोजगार तो मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, बॉटल और ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम बाहर से इम्पोर्ट करें, इसलिए हमने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सब चीज़ें रिजर्व कर दी। मतलब जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि डेली यूज गुड्स हैं, उस पर हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे, वो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो स्टेट है अपना हैवी इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा। हैवी इंडस्ट्री से अब क्या होगा, बहुत सारी मशीन प्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे आयरन स्टील बना, ठीक है, आयरन स्टील से बहुत सारी मशीन बनेंगी। अब ये मशीन जाएंगी कहाँ पर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के पास। अब ये लोग उस मशीन में क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जूते, चप्पल, ये सब, और ये मार्केट में जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें जो इम्पोर्ट कर रहे थे हम शुरू में, ये इसके लिए भी इम्पोर्ट कर रहे थे, इसके लिए भी इम्पोर्ट कर रहे थे, तो ये सब इम्पोर्ट रुक जाएगा और हम सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये पहले का मकसद था। ठीक है, तो इस चीज़ पे नेहरू जी ने बहुत फोकस किया। इसके बाद नेहरू जी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया, हमें आज़ादी मिले मुश्किल से 1 से 2 साल हुए थे, और हमने देखा था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे कब्जा किया। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी ने मुगल एम्पायर को हरा दिया। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, सबने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फ्यूचर में एक सीरीज आएगी मॉडर्न इंडिया, उसको देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई है। ठीक है, और धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे आपके सामने आएगी, नोट्स बन रहा है, रिकॉर्डिंग चालू होगी, अच्छी सीरीज होगी वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखें किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर को धक्का दिया और अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। जो एक कंपनी है, मतलब लो कि टाटा साहब की कंपनी इंडिया को रन कर रही है, कुछ उस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये नेहरू जी नहीं चाहते थे, और लगभग सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री उस टाइम पर डरी हुई थी इस चीज़ से, तो किसी ने भी अपने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं की थी। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलती नहीं थी, उस टाइम पे सही स्टेप था। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेटली जब हमारी जो इकोनॉमी थी कंप्लीटली डिसाइड हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, अब हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए थी जो इंडिया को आगे 30 से 40 साल तक लीड करे। तो उस पॉलिसी के नाम पे आई हमारे सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, IPR 1956। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो उस टाइम पे इतना फोकस इसलिए इकोनॉमी नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी हमारी जो सरकारें थी पार्टीशन के प्रॉब्लम में झेल रही थी, इलेक्शंस करवाने थे, बहुत सारी जगह दंगे हो रहे थे, हमारे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना था, वो सब पे ज़्यादा फोकस थे। तो इसलिए बस वहाँ पर ऊपर से बता दिया कि भैया, मतलब आप कह सकते हो कि इट वॉज नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो पॉलिसी इट वॉज नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वॉज एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी टू शो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, वी विल बी द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ना तो हम कैपिटलिज्म को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम सोशलिज्म को ज्वाइन करेंगे,
और हम किसी भी कंट्री को अपने अंदर आके उनका व्यापार करने नहीं देंगे। बस ये एक तरह की फॉरेन पॉलिसी थी जो इंडिया ने क्लियर कर दी। लेकिन जो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई दैट वाज एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956, और ये 1991 तक डोमिनेट किया। मतलब अगर आप देखोगे तो पॉलिसी सेम थी, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आते रहे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इतना हल्का सा FI अलाउ कर दो, इतना कम कर दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, बस चीज़ें ऊपर नीचे होती रही, लेकिन फ्रेमवर्क वही था। मतलब थाली वही थी, बस खाना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहा। ठीक है, ये पॉलिसी क्या थी समझ लेते हैं। याद रखना, इसी पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखो, लगभग इंडिया ने जो भी इमीडिएट चैलेंजेस थे पार्टीशन के और जो सब, वो 7 से 8 साल में डील कर लिए थे। अब उनका फोकस कहाँ गया था कि भैया देश को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। उसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 प्रेजेंट किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। शेड्यूल ए में सिर्फ और सिर्फ वो इंडस्ट्रीज रहेंगी, वो सेक्टर रहेंगे जिसपे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, या जो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कौन सी, हाँ मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ये 17 इंडस्ट्री थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। फॉर एग्जाम्पल RNN स्टील और जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इसको शेड्यूल वन कहा गया। इसके बाद आया शेड्यूल बी में मिक्स सेक्टर था। मतलब इसमें पब्लिक इंडस्ट्री भी रहेंगी, प्राइवेट इंडस्ट्री भी रहेंगी। ठीक है, पब्लिक भी रहेंगी, प्राइवेट भी रहेंगी। और शेड्यूल सी में सिर्फ प्राइवेट रहेंगी। कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, ये सब जो शिकंजी आती है, उन सब में प्राइवेट इंडस्ट्री रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन 3 शेड्यूल में क्या किया, इंडस्ट्री लगा दी। अब इसमें जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, इसमें भी लाइसेंस रखा गया कि भैया अगर आपको ये इंडस्ट्री लगानी है तो आपको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप इन इंडस्ट्री को लगा सकते हो। तो इन शॉर्ट यहीं से हमारा लाइसेंस, कोटा, परमिट राज जो भी सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और जो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इस्टेब्लिश हो जाता है। बस आप देखेंगे कई बार शेड्यूल बी से शेड्यूल सी में इंडस्ट्री आ गई, शेड्यूल ए से शेड्यूल बी में आ गई, बस यही चेंजेस मिलेंगे, और लाइसेंस, कोटा राज, परमिट राज ये सब चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइन, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर लाइसेंस राज, परमिट राज इंट्रोड्यूस किया गया, और जो इंडस्ट्री थी इनको 3 शेड्यूल में डिफरेंशिएट किया गया। एक था पब्लिक सेक्टर, दूसरा था मिक्स सेक्टर, और तीसरा था कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और परमिट राज तो आपको समझ में आ गया। परमिट राज पता है ना भैया, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है प्राइवेट प्लेयर को, उनके खुद के शेड्यूल सी में, तो आपको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेने के लिए, ये लाइसेंस कौन देते थे, ब्रोकरेज देते थे। तो आपको वहाँ पर उनको रिश्वत खिलानी पड़ेगी। क्या खिलानी पड़ेगी, रिश्वत खिलानी पड़ेगी, तभी आपका काम बनने वाला है। रिश्वत नहीं खिलाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बिना रिश्वत के काम नहीं बनता है। ठीक है, सो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब इसके बाद आप देखोगे सरकारें किसकी रहती है, कांग्रेस की रहती है। इसके बाद हमारे शास्त्री जी आते हैं, शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आती है, लेकिन वो इमरजेंसी लगा देती है तो उनकी सरकार चली जाती है, और उनकी जगह कौन सी सरकार आती है, जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, सो अब जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, उनका हमेशा से वो मतलब जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, हमेशा से गांधीयन डेमोक्रेसी चाहती थी इंडिया में, कि मतलब पूरा फोकस डिसेंट्रलाइजेशन में। देखो जो नेहरू थे, नेहरू का क्या फोकस था कि ऊपर से सारे काम आपके लिए स्टेट करेगी, लेकिन गांधी जी का फोकस था कि भैया आप ऊपर से कुछ मत कराओ, लोगों को खुद नीचे से काम करने दो। फॉर एग्जाम्पल पंचायत को आगे बढ़ाओ, वहाँ पर नीचे मास लेवल पे इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ। लेकिन नेहरू जी का अंदर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये जो हमारे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने मेजर फोकस किस पे किया, डिसेंट्रलाइजेशन पे। और उन्होंने जो प्रायोरिटी नेहरू जी ने सेंट्रल इंडस्ट्री को दी थी, सेम प्रायोरिटी इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दी थी। ठीक है, और इन्होंने एक न्यू यूनिट भी बनाई इस सबको बढ़ाने के लिए, जिसको टाइनी यूनिट कहा गया। ठीक है, और अगर आप देखोगे नेहरू जी के टाइम पे और इंदिरा जी के टाइम पे लगभग फॉरेन इंडस्ट्री थोड़ी बहुत अलाउ थी, एमएनसी थोड़ी बहुत आया करती थी। कोका कोला जो थी शुरू हमारे इंडिया में शुरू से ही थी। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल रूरल इंडस्ट्रीज आई, ये सब आई, सब एमएनसी ही थी। ठीक है, लेकिन हमारे जो मोरारजी देसाई ये इतना हेट करते थे फॉरेन कंट्रीज़ को, कि उन्होंने पूरे तरीके से बंद कर दिया। बोला कि भाई ये तो बिल्कुल बकवास है, पूरे तरीके से एमएनसी का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, काफ़ी कंपनीज को बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हुआ था। लेकिन इनकी सरकार को ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, तो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कुछ ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, और तुरंत इंदिरा गांधी आती है और अपनी नई पॉलिसी ला देती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 इंदिरा जी लेके आ जाती है। और इसका मेन मकसद क्या रहता है, इसका मेन मकसद रहता है जो भी मोरारजी देसाई ने किया है उसको पलटा है। मतलब थोड़ी बहुत जो भी एमएनसी से हमको बढ़ावा दिया जाए। अब देखो यहाँ पर इंडिया को एक चीज़ समझ में आ गई थी, टाइम है 1980 का, चाइना इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, चाइना को बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। किससे किससे प्रॉफिट मिल रहा है चाइना को, उनकी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से। तो इंडिया ने सोचा कि भाई
अब हमें भी मतलब अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा और हमारा जो माल है एक्सपोर्ट के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कंपनीज के बीच में कंपटीशन प्रमोट करना चालू कर दिया था, टेक्नोलॉजी देना चालू कर दी थी, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत लाना चालू कर, मतलब आपके तो बिल्कुल पहला स्टेप लिया था, ठीक है। तो उस चीज़ में थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन जो मोरारजी देसाई ने एमएनसीज को बिल्कुल ना बोला था, उस फैसले को पलट दिया गया और जो एमएनसीज गई थी उनको वापस बुलाया गया, ठीक है। और इंश्योर किया गया भाई आपके साथ ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन जो मोरारजी देसाई ने इस पर फोकस किया था, ये वाली चीज़ थी टाइनी यूनिट में, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, उसमें इंदिरा गांधी को भी एडवांटेज दिखाई, इंदिरा गांधी को भी एडवांटेज दिखा दिया कि भैया यहाँ पर तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो मैंने तो गलती की थी, इस पर फोकस नहीं किया। तो इंदिरा गांधी ने भी इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया, तो उन्होंने भी उनसे कुछ सीखा, लेकिन कुछ जो बेकार चीज़ उनको निकाल के भी बाहर फेंक दिया, ठीक है। और इसी टाइम पे एक एक्ट आया था जिसे कहा गया MRTP एक्ट। देखो वो क्या रहा था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया लाइसेंस राज के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, वो नई कंपनीज को लाइसेंस देने ही दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि टाटा साहब, बिरला साहब, ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ये लोग हर कंपनी के लाइसेंस ले रहे थे, भले वो टेलीकॉम में हो, चाहे इसमें हो, उसमें हो, हर कंपनी लोग लाइसेंस लेते जहाँ पर अवेलेबल था। और अगर कोई नया बंदा आके उस लाइसेंस को लेना चाहता था तो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, ब्रोकर्स को पैसा खिला दे रहे थे, तो अल्टीमेटली हमारे कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। और जो जिनको धोखा के लाइसेंस मिल भी जाता, तो ये लोग अपनी कुछ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, फॉर एग्जाम्पल कि माल को बहुत सस्ता बेच के उनको इंडस्ट्री को हटाते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस पूरी मोनोपोली को रोकने के लिए, लाइसेंस रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लाया जिसको MRTP एक्ट कहा गया। MRTP एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या था कि भैया हम यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी अपनाते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप इतने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, इतने आपको प्रोडक्शन रखना है, आप इतनी फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, ये सब चीज़ें लाई गई, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। इसके बाद अल्टीमेटली लास्ट हमें जो पॉलिसी पढ़नी है, ठीक है, 1986 की पॉलिसी। देखो उस पॉलिसी में कुछ खास बताने को नहीं था, बस आप कह सकते हो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन लिबरलाइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे एमएनसीज को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आई, उस टाइम पे हमारे सामने नॉलेज इकोनॉमी आई, ठीक है। ये सब राजीव गांधी के टाइम पे हुआ, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी की पॉलिसी ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, ठीक है, इसलिए इसको एनालाइज करने को भी खास मतलब बनता नहीं है। बट ये याद रखना कि राजीव गांधी की जो 1986 की पॉलिसी थी इंडस्ट्री की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमाइजेशन। आप कह सकते हैं कि भाई अगर राजीव गांधी कुछ टाइम तक और रहते तो वो और अच्छे तरीके से एलपीजी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते, बिकॉज वो यूथ के पार्ट थे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी को समझते थे। तो इन शॉर्ट ऐसा हो सकता था, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई, उसके बड़े घातक रीज़न निकल के आए, ठीक है, बड़े घातक रीज़न निकल के आए। मतलब जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी किया पोस्ट इंडिपेंडेंस में, हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो मिक्सड इकोनॉमी अपनाई, ठीक है। और जितने भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर थे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर थे, उस पर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी हाथ दे दिया, सब कुछ खुद ही हथिया लिया, ठीक है। उसके रीज़न क्या थे, रीज़न बड़े वेरी सिंपल कि भैया उस टाइम पे मतलब गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके ये इंडस्ट्री और ये सब बिजनेस अपनाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी सिर्फ और सिर्फ बाहर की एमएनसी से नहीं डर रही थी, इवन इंडिया की एमएनसी से डर रही थी कि भैया अभी भी नई नई कंट्री बची है, नई नई कंट्री बनी है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें डोमिनेट करना चालू कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि ये प्राइवेट सेक्टर स्टेट को डोमिनेट करे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था ये लॉन्ग इंडस्ट्री में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने को, बिकॉज गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे लगभग ना के बराबर थे, बिकॉज विदेशी हमें लूट के चले गए थे, अंग्रेज हमें लूट के चले गए थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन भी था कि भैया आप ही को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और गवर्नमेंट को करना ही पड़ता एज आ वेलफेयरिस्टिक मेजर। तो उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो एमएनसी को बुला के अपना देश दोबारा बेच दें जैसे कि लैटिन अमेरिका बेचा, या फिर हम खुद से अपने पैसे लगाएं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम देश नहीं बेचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और गवर्नमेंट का ऑडिशन लगभग सही हुआ। उसके बाद ही हमने जो एलपीजी रिफॉर्म 1991 में लिए, हमें उसका बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट हर जगह एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर सकती, इसलिए कहीं कहीं जगह हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की पूरी स्टोरी थी, जो भी हमने अभी तक पॉलिसी डिस्कस की उसका समराइज फॉर्म था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ नहीं किया और क्या क्या गवर्नमेंट ने कैसे कैसे किया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, ये किसी काम की इंडस्ट्रीज साबित नहीं हो पा रही थी। क्यों साबित नहीं हो पा रही थी, बिकॉज का रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि भाई नेहरू जी ने जो इंडस्ट्रीज, जो हमने मॉडर्न टेम्पल्स बनाए थे, उसका मकसद ये था कि हो सकता है अभी तो हम पैसे लगा रहे हैं इस पर,
लेकिन कुछ टाइम बाद इनका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे बाहर एक्सपोर्ट होगा, लोगों तक पैसा जाएगा, मतलब लोगों तक सामान जाएगा, तो हमें पैसा वापस मिलेगा और ये मॉडर्न इंडस्ट्री खुद ही सस्टेन करना चालू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी नेहरू जी के ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ गई। मतलब ये अब हमारे कदमों में चल रही है। अगर हम इससे पैसा खींच लेंगे तो सारी इंडस्ट्री फेल कर जाएंगी। बैंक हमारे दम पे चल रहे थे, तो अल्टीमेटली कुछ काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। और इसी के चलते हुए कुछ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ी, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली बीओपी क्राइसिस आ गई और गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन किया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में जो प्राइवेटाइजेशन किया उसको कहा गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। मतलब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से खोल दिया। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गवर्नमेंट को ये पता था कि भैया अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने खुद पिछले 40 साल तक इन्वेस्ट करके देखा। देखो 1950, 60, 70, 80, 90 कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई यहाँ पर। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो हमने तो हर चीज़ ट्राई कर ली है, तो अल्टीमेटली अब जो भी हमारी इकोनॉमी को है वो प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेके आ जाएगा। मैं खुद बताया, बहुत सारे रीज़न बताए थे कि क्यों प्राइवेट सेक्टर आगे आना चाहता था। अब इंडिया रेडी भी था, चाइना का प्रॉफिट हो रहा था, तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी थी। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रट के रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट चालू किया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भैया गवर्नमेंट जो अपनी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, मतलब जो मेजॉरिटी शेयर है पब्लिक सेक्टर में, उसको बेच देगी। फॉर एग्जाम्पल से गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम बीपीसीएल में अपने 51% ऑफ द शेयर बेच देंगे, मतलब इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी हिस्सेदारी है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर में, वो गवर्नमेंट इसको पीछे खींच लेगी। अब इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम फ्यूचर में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ थी डी रिजर्वेशन। मतलब गवर्नमेंट जो पहले लाइसेंस कोटा सिस्टम था उसको गवर्नमेंट खत्म कर रही थी। मतलब अब आपको किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, एक्सेप्ट 2 इंडस्ट्रीज, एक रेलवेज और दूसरी एटॉमिक एनर्जी। इन सबको छोड़ के आप हर जगह बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए इंडस्ट्री चालू कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो पीएसयूज थे, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं थे? बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा था। तो इस पॉलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इनका जो मैनेजमेंट था उसमें सुधार लाया गया। मतलब कि अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टैब्लिश किए गए, एमडी लाया गया, चेयरमैन लाया गया, जिससे कि जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े और ये हमें लॉस नहीं में प्रॉफिट दे। और आप देखो आज जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब हमें, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, वो अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, सब हो गया, इसमें काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। दो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक बीएसएनएल और डूबी भी पड़ी हैं, तो उसको गवर्नमेंट देखे के आगे। ठीक है, और जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं या फील्ड इंडस्ट्रीज उन सबको हम क्लोज कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने वो भी काम किया। इस बाद अल्टीमेटली आखिरी जो स्टेप लिया इनको इम्प्रूव करने का, वो MOUs था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये हुआ कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पीएसयूज़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करेगी, जिसमें मिनिस्ट्रीज लोग पीएसयूज़ को लिख के देंगे कि भैया हम आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपसे ना लोन मांगेंगे ना कुछ करेंगे ना आपकी, बस आप हमें ये टारगेट इंश्योर करके दे देना। तो इस तरीके से ये हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकल के आई। क्या थी? पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, हमें डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करना है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज़ करना है, फिर MOUs को साइन करना है और अल्टीमेटली जो सिक्की पीएसयूज़ उनको बंद कर देना। तो ये थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, इसका जो आपको रेफरेंस है वो आगे भी कई बार मिलता रहेगा, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट आपके LPG के थे उसी को आप उससे रिलेट कर सकते हो कि भैया वैसे तो कुछ खास इम्पैक्ट हुए नहीं है। ठीक है, जो भी इम्पैक्ट एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये जो LPG के कुछ रिफॉर्म है, मतलब LPG के कुछ जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो हम सीधे लाइन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैंने LPG में डिस्कस कर दिया कि एग्रीकल्चर में ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि भैया देयर द जॉब लॉस इन इंडिया, इसके बाद रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, फिर क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, इस तरीके से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम यहीं पर रोकते हैं और जो भी इम्पैक्ट्स हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज सेक्टर। ठीक है, सो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 4 of our industries chapter. अब देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले तो हमने LPG रिफॉर्म्स डिस्कस किए और उसके क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट हुए हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसका जो आधा डिस्कशन है दैट यू कैन सी इन BOP चैप्टर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिकॉज दोनों कनेक्टेड टॉपिक थे तो मैंने आधा आधा करके पढ़ाया। फाइन, अब दूसरी चीज जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज।
ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, दो अगर आप देखेंगे हमारे मेंस के सिलेबस में लिखा है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट, बट फिर भी मैंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट पिछली पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वो मैंने एक्सप्लेन की। इसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी और इसके क्या इम्पैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। फाइन, अब देखो, अब लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब शुगर इंडस्ट्री, तो ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइन, ये जो पार्ट है सारी की सारी इंडस्ट्रीज, दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। मैं फ्यूचर में आपके लिए ज्योग्राफी के लेक्चर भी लेके आऊंगा, उसके ऊपर भी बात चल रही है, तो आई होप वो जल्द से जल्द आपके सामने आएंगे। तो ज्योग्राफी की सीरीज में वो सारी इंडस्ट्रीज कवर होंगी, ठीक है, मैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज कवर करूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो भी इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, इसके बाद वाई कॉर्पोरेट्स फेल्ड, मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी पीएसयूज, वाई पीएसयूज फेल्ड इन इंडिया, वाई दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस जॉब्स, और फिर इसको कैसे रिफॉर्म्स किए गए वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स अगर मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर एक और लेक्चर दूंगा। तो इन शॉर्ट मैं दो लेक्चर, आई विल टेक लेक्चर नंबर 4 दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल ऑफ द पीएसयूज पार्ट, कि भैया क्यों हमारे पीएसयूज फेल कर गई। इसके बाद अगले लेक्चर में जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, इन मेंस। फाइन, और बाकी जो भी इंडस्ट्रीज का पार्ट है वो ज्योग्राफी में कवर होगा। इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू टेक दैट पार्ट आल्सो। फाइन, इंडस्ट्रीज के बाद वी विल स्टार्ट विद द सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में 4 से 5 लेक्चर होंगे, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा बिकॉज नथिंग मच टू डिस्कस, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर इटसेल्फ। मतलब अभी तक 11 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है, काफ़ी मज़े से हमने इसको डिस्कस किया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। ये जॉबलेस ग्रोथ अगले लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। आज हमें डिस्कस करना है कि भाई हमारे यहाँ पर, अरे अभी क्या है, ये लैपटॉप ना बड़ा मुंह करने लगा है आजकल, इसीलिए ये देख रहे हो उससे हो रहा है, हाँ ये अब सही। अब हमें ये डिस्कस करना है कि भाई क्यों हमारे यहाँ पीएसयूज फेल कर गई, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया था, ऐसे आपने देखा, मैंने आपको जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 पढ़ाया था, जिसे इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई हम ग्रोथ एंड डेवलप, मतलब ग्रोथ को अचीव करेंगे, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, ये सब भी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि भैया जो मिनिस्ट्रीज थी ना लगातार पीएसयूज की वर्किंग में इंटरफेरेंस करती थी। किस तरह की इंटरफेरेंस, कि भाई कुछ भी हो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि भैया आपने इस बार इतना टारगेट अचीव नहीं किया, इस बार आप ये कर रहे हो, इस बार वो कर रहे हो। ऊपर से जो उनके एमडी जो है, ठीक है, जो चेयरमैन है, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल पोस्ट हुआ करती थी। जो भी उनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट थे तो उनको वहां पर लगाया जाता था और वो उसके लायक नहीं होते थे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन था और जो आप कह सकते हैं इफिशियंसी बाकी इंडस्ट्रीज में होती है वर्ल्ड की, वो सब मतलब इफिशियंसीज नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो पहला चीज हमने बताया कि ये लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को लगा रहे थे। तो इन शॉर्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ेगा। और जो ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है रूल्स एंड प्रोसीजर से काम करना, मतलब कि भाई पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी भले कोई मर जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई में तो भैया सामने वाला बंदा मर रहा है बट फिर भी फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। तो इस मेंटेलिटी से हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। तो कंप्लीट रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो की जाएंगे, जिससे क्या होता है एक्चुअली में रेड टेपिज्म बढ़ता है। रेड टेपिज्म मतलब फाइल के ऊपर फाइल बनती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज ये वाली फाइल अच्छा यहाँ से आई, अच्छा यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं, तो इन शॉर्ट फाइल के ऊपर फाइल बनती जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली देयर वाज नो लीडरशिप आफ्टर नेहरू टू आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब नेहरू वाज दैट यू कैन से भाई काफी एस्पिरेशनल बनते थे रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उनके बाद से कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कंप्लीट पॉलिटिक्स चालू हो जाती है इंडिया में, पावर एक्विजिशन, इमरजेंसी, तो इन सब में पूरा इंडस्ट्रीज का जो माहौल रहता है खराब हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देयर वाज नो कंपटीशन, ठीक है। आप सब जानते हैं कि भैया ये पूरी 17 की जो मेजर 17 इंडस्ट्रीज थी उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो उनके साथ उनके पास इंसेंटिव ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंपटीशन होता है ना तो उसका एक अलग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम कोई सीरीज लेते हैं, ठीक है, वो भले हमारे पेड ग्रुप के लिए हो, जैसे हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पीजीपी कहते हैं जिसे, उसके लिए हो या फिर यूट्यूब के लिए हो, जब हमें ऊपर से मतलब ये ऑर्डर मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आपको ये जो टेस्ट जो सीरीज कंप्लीट करनी है ये आपको शेयरिंग बेसिस में मिलेगी। मतलब अगर आप जितना इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना आपको 60-40% जो भी है हमारा शेयर मिलेगा, ठीक है। तो हम उसमें अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वही सीरीज सर बोलते हैं कि नहीं इस बार ऐसा नहीं रहेगा, इस बार आपका ये फिक्स सीरीज रहेगा, फिक्स पैकेज रहेगा, आपको 20,000 50,000 जो भी आपकी सीरीज का बनता है वो आपको दिया जाएगा, तो इसमें हम लोग कुछ खास मोटिवेटेड नहीं रहते। बस मैं रहता कि चलो यार सीरीज तो कंप्लीट करना ही है, फिक्स पेमेंट आ जाएगी। तो ये जो शेयरिंग वाला सिचुएशन है वो बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छा एफिशिएंसी बढ़ती है।
तो ये यहाँ पर इनके पास कंपटीशन था नहीं, तो एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही थी, वो अपने मजे से चला रहे थे। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो कि हमारी इंडस्ट्रीज का एक मकसद ये भी था कि जो डिस्पैरिटीज है, ठीक है, जो डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, उनको खत्म करना था। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना था। तो उन रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया कि उनको बोला कि आप लोग जाओ और बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज लगाओ, जहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है। अब वहां पर भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या कुछ पावर शॉर्ट हो गया तो आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, मतलब आपकी जो मशीन बैठ गई, फिर दोबारा उसको चालू करो और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो अल्टीमेटली बहुत पावर लॉस हो रहे थे यार वहां पर। तो जिसकी वजह से मतलब डेवलपमेंट नहीं आ पा रही थी, और ऊपर जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था तो लोगों को ज्यादा आप कह सकते हैं सैलरीज भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, जिससे कि हमारे परचेसिंग पावर भी नहीं बढ़ रही थी। और ऊपर से आपने देखा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, पीएसयूज है, उसमें शुरू में बहुत हैवी इंप्लॉयमेंट होगी, मतलब हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की अच्छी डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, अच्छी डिमांड हुआ करती थी, तो उस डिमांड के चक्कर में वैसे पॉलिटिक्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस बार इलेक्शन ईयर है तो इस बार 5,000 पोस्ट आएंगी, 6,000 पोस्ट आएंगी, यही से चीजें रेलवे में हुआ करती थी। भैया अगर मान लो इस बार इलेक्शन आना तो मान लो रेलवे से इस बार अच्छी पोस्ट आने वाली, ये फिक्स रहता था। ठीक है, ये सब लालू जी के टाइम पे ये सब हुआ करता था। फाइन, तो उससे क्या होता था कि इतने लोगों की जरूरत नहीं रहती थी, इतने लोगों की जरूरत नहीं रहती थी। तो उससे क्या होता था, जब लोगों की जरूरत नहीं तो लोग अपने मतलब आराम से गप्पे मार के बैठे हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट के ऊपर उनका सैलरी बर्डन बढ़ रहा है, इसके बाद पेंशन बर्डन, ऊपर से उनके कोई मर गया तो फिर उनको जॉब दो, तो ये सब गवर्नमेंट के लिए मतलब फ्रूटफुल नहीं था। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। इसके बाद गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के, तो इन्वेस्टमेंट भी कब आ रही थी। और सबसे बड़ा रीजन हमारा एवरग्रीन करप्शन है। भाई क्या किया जाए, ठीक है, क्या है, करप्शन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सोच लिया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें इस पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी तरफ जो कदम उठाया था वो हमारे राजीव गांधी साहब ने उठाया था, जब उन्होंने 1986 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में हल्का फुल्का जिस्ट दिया था। ठीक है, इस पॉलिसीज के दौरान ही मतलब ये सबका कंस्ट्रक्शन हुआ था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मकसद ये था कि भैया जितनी भी पीएसयूज है जो भी लॉस में चल रही है या बहुत टाइम से सिक चल रही है, बिल्कुल भी प्रॉफिट 5 से 7 साल में नहीं दिखाया है, उनको उठाया जाए और उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए, भाई उन्हें हमें रिवाइव करना है कि उनको बंद करके गवर्नमेंट का हिस्सा खींचना है। तो ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था। लेकिन आप सब जानते हो राजीव गांधी की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली 1991 की जो एलपीजी रिफॉर्म पॉलिसी है वो सबसे कारगर सिद्ध होती है। इसमें आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि डी रिजर्वेशन किया जाएगा इंडस्ट्रीज का। ठीक है, डी रिजर्वेशन मतलब कि अब मुश्किल से दो इंडस्ट्री को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर हर जगह आ सकता है। ठीक है, साथ में डी लाइसेंसिंग किया गया। डी लाइसेंसिंग और डी रिजर्वेशन में डिफरेंस है। ठीक है, डी रिजर्वेशन का मतलब कि भैया इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, मतलब अगर कोई एग्जांपल है, कोई भी सेक्टर था पहले रिजर्व था, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती है। लेकिन लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपको मतलब प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर में अलाउड है, लेकिन अभी इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल केमिकल फैक्ट्री हो गई, तम्बाकू गुटखा ये सब हो गए, तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इसके मतलब ये सब इतना बिकता है कि भाई लोग तो पैसे छापने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये एलपीजी रिफॉर्म में अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए थे इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाई 1996 में। अगर आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे देयर वाज अ सेपरेट डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन जब हमारे दोबारा मनमोहन जी आते हैं तो दोबारा से मतलब कमीशन बना देते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, इनका मेन मकसद ये था डिसइन्वेस्टमेंट का कि भाई एक फिक्स टारगेट रखा जाए और अपनी जो शेयरिंग है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपको बता दूं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्सेदारी कंपनियों से पीछे खींचेगी। ठीक है, हिस्सेदारी अपनी कंपनी से पीछे खींचेगी। अब देखो इसमें दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला तो ये कि भाई गवर्नमेंट अपने 51% स्टेक्स जो है कंपनी से बाहर निकाल दे। ठीक है, कंपनी से बाहर निकाल दे डायरेक्टली, मतलब किसी प्राइवेट ओनर को बेच दे। जब ये 51% स्टेक्स अपने प्राइवेट ओनर को बेचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कंट्रोल है, मतलब इंडस्ट्री से शेयरिंग तो जाएगी, साथ ही साथ जो कंट्रोल भी है ना वो गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट हैंड्स में चला जाएगा। और वही दूसरी एक प्रकार की और होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 51% की शेयरिंग तो बेच रही है, लेकिन वो अपनी ही किसी सरकारी कंपनी को बेच देगी। फॉर एग्जाम्पल बीपीसीएल की शेयरिंग है, मान लो बीपीसीएल है, उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 51% बेच देंगे, तो ये बीपीसीएल जो 51% है इट विल परचेज बाय ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑल इंडिया इसे खरीद लेगी, और ऑल इंडिया किसकी है, फिर से दोबारा पब्लिक सेक्टर है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल बना रहा है इसमें। तो यहाँ पर भले मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग जो मतलब जो हिस्सेदारी थी, मतलब सत्ता थी, जो पावर थी, वो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसे रियल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, रियल डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आप गवर्नमेंट की शुरू की पॉलिसी देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट की, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी जो 1992 में चालू हुई थी, वो बहुत ही बेकार टाइप की पॉलिसी थी। इसमें गवर्नमेंट क्या किया करती थी कि अपने हिसाब से दैट मीन्स थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट करती थी, और जो भी बजट में कमी आती थी पैसों की, उसको लोन नहीं ले रही थी, उससे उसको पूरा कर रही थी। लेकिन आप जानते हो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। उसका एडवांटेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका एडवांटेज इसलिए नहीं होगा बिकॉज भाई आप पैसे निकाल रहे हो, खा रहे हो, बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जमीन है, ठीक है, अब आपकी कमाइयां ही हो रही है, आप हर साल थोड़ा 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 जमीन करके बेचते जा रहे हो और पैसे खाते जा रहे हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग माल गुजार हुआ करते थे। ठीक है,
मालगुजार हुआ करते थे। तो हमारे दादाजी के पास जब प्रॉपर्टी आती है तो आई थिंक 75% ऑफ विलेज हमारे पास था, और दादाजी ने अपनी रोजगार चलाने के लिए, दो ही वॉज इन पुलिस, ठीक है, वो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, तो उसमें उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पूरी जमीन बेच डाली, और बाद में पता चलता है कि जोड़ा तो 18 लाख बचे। जब बंटवारा का टाइम आया तो 18 लाख रुपए बचे। तो दिस वॉज द कंडीशन, ठीक है। मतलब करोड़ों की जमीन, आज वही जमीन हमारे चाचा लोग ने नहीं बेची थी, वो वहीं पर सर्वाइव की। मतलब मेरे दादा के भाई लोग, इन शॉर्ट वो हमारे दादाजी होने चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी चाचा जी बोलते हैं कि घर वाले सब चाचा जी बोलते हैं, बचपन से आदत पड़ गई, ठीक है। तो जो हमारे चाचा जी लोग हैं उन्होंने नहीं बेची, तो उनकी जमीन से रेलवे, अभी रेलवे लाइन गुजरी तो घर में सबको एक एक जॉब मिली रेलवे की तरफ से। सोचो, एक तो अच्छी जॉब भी मिल गई, और साथ ही साथ आप कह सकते हो दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ कि सबकी अच्छी करोड़ की जमीन भी डेवलप हो गई, ठीक है। वहां पर मस्त किराया चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब हमें थोड़ी बहुत जलन हो जाती है कि भाई हमारी वहाँ जमीन थी, अब देश जानी, पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलता है सब, ठीक है। तो इस तरीके से शुरू की पॉलिसी थी, लेकिन इस पर जब अटल जी आते हैं तो वो उसको अलग से डिसिप्लिन कमीशन बनाते हैं, और उसका डिसिप्लिन का फंड बनता है कि भैया ये जो भी है इसको प्रोडक्टिव एसेट में लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, या फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट में, सोशल सेक्टर में, तो ये सब हमारे अटल जी करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लाया गया था अपने मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या था कि ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्रीज और जो कंपनीज है उनके बीच में क्या किया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मतलब एमओयू साइन होगा, और उसमें लिखा जाएगा कि मिनिस्ट्रीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस बार इंडस्ट्रीज से, कि भैया इस बार 2% ग्रोथ चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये सब कंप्लीट रहेगा। और फिर जो भी मतलब अगर ये फुलफिल नहीं होता तब मतलब मिनिस्ट्री इंटरफियर करेंगे, अदरवाइज मतलब मिनिस्ट्रीज कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ परचेज प्रेफरेंस पॉलिसीज लाई गई थी। परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी मतलब अगर गवर्नमेंट को कुछ भी खरीदना हो तो वो बाहर की फॉरेन कंपनी से ना खरीदे, वो पीएसयू से खरीदे, जिससे पीएसयू की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चालू होगा, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया उस टाइम पे इंडस्ट्रीज ने, मतलब सोशलिज्म के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जब ये सारे मतलब 1990 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब में भर लिया था, ठीक है। जब उन लोगों को भर लिया था तो अब सिंपल सी बात है, वो लोग इनएफिशिएंट लोग थे, तो उन लोग को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाई, जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि अब जो वर्क फोर्स है, पेंशन का बर्डन है, ये सब थोड़ा बहुत कम हो, ठीक है। और अल्टीमेटली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारी कंप्लीट आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक थी महारत्ना, दूसरी नवरत्न, और तीसरी मिनी रत्न। और याद ना, मिनी रत्न के 2 स्टेटस है, एक है 500 करोड़ वाली और दूसरी है 300 करोड़ वाली, ठीक है। तो महारत्न कंपनीज कौन सी होती है? देखो महारत्न कंपनी, ये आपको मतलब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएगा कि भैया ओएनजीसी इज महारत्न कंपनी, तो आपको उसमें हाँ या ना में टिक करना है। लेकिन मेन है कि भैया वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कितना उनको छूट है। तो अगर महारत्न कंपनी की बात करो तो ये 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी, 5,000 करोड़ की, या फिर 15% ऑफ दियर नेटवर्थ। ये नेटवर्थ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है, मतलब इन माय पास्ट लेक्चर। तो 5,000 करोड़ या फिर 15% जो भी नेटवर्थ है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। देखो जो पीएसयूज है ना, वो सब मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, तो उनको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो ना तो आपको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो भी महारत्न कंपनीज के अंदर आती है, फॉर एग्जाम्पल गेल हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, सेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडिया ऑयल, मतलब इंडियन ऑयल, ये सब जो कंपनीज है ना, ये सब जो कंपनीज है, इन सबको, ये जब महारत्न कंपनीज है तो इन सबको अलाउड है कि भैया आप बिना मिनिस्ट्री के परमिशन के 15% ऑफ योर नेटवर्थ या फिर 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिना मिनिस्ट्री परमिशन के। अब सेम नवरत्न आती है, ठीक है। नवरत्न का क्या काम है, मतलब नवरत्न को क्या एडवांटेज है, ये लोग 1,000 करोड़ या फिर 15% ऑफ देयर वर्थ ऑफ नेटवर्थ, ये मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट मिनिस्ट्रीज परमिशन। इस टाइम पे 17 नवरत्न है, देख लेना अगर इसका नंबर चेंज हुआ, बिकॉज आपका जो लेक्चर आएगा तो उसका नंबर चेंज हो चुका है। इसके बाद आती है मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्न कैटेगरी 2। इनके पास 500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये लोग 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसका जो कंडीशन है कि कौन सी कंपनी महारत्न बन सकती है, मिनी रत्न बन सकती है, वो सब पढ़ने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। वैसे तो मुझे ये भी नहीं पढ़ाना था, बस नाम लिख देना था, बट फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया, आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अलग से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए SEZ बनाया, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए NIMZ बनाया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने माइक्रो यूनिट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, ठीक है, फॉर MSMEs, इसका गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, मतलब लोन्स टू वीकर सेक्शन, आप सब जानते हैं। इसके तहत हर किसी को, मतलब हर बैंक ब्रांच को 1 करोड़ का लोन, या तो किसी SC ST मतलब जो भी वीकर सेक्शन है, या वुमेन को, मतलब और 1 करोड़ का लोन वुमेन को देना पड़ता है, ठीक है। ये रूल है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, मतलब
वीकर सेक्शन भी एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। और भी बहुत सारी अभी लास्ट 2 ईयर्स में स्कीम आई है, आत्मनिर्भर भारत में आई है, तो सब एक बार डिस्कस मतलब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आई विल ट्राई कि अलग से एक सेपरेट लेक्चर हो इसके ऊपर, मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगा उसके ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। तो हमें 2 चीजें पढ़नी थी, एक है NIMZ, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। इसको न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में जो आई थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो 16% पे हमारी 1991 से जीडीपी थमी हुई है, स्टैग्नेंट है, तो इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार भी बढ़ेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया NIMZ का। अब NIMZ क्या होता है? देखो, NIMZ एक तरीके का आप कह सकते हो पूरा इंडस्ट्रियल टाउनशिप होता है, जहां पर इंडस्ट्रीज को जो चीजें लगती है, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ पर अच्छी सी रिवर की फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि कचरा वो किया जाए, और कंप्लीट पावर होना चाहिए, मतलब जो भी है सब फैसिलिटीज रहेंगी। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनको तकलीफ ना हो उसके लिए यहाँ पर रेसिडेंस हाउस रहेंगे, मालिकों के लिए अलग अलग घर रहेंगे। अब जो बच्चे रहेंगे तो उनके लिए अलग से स्कूल की फैसिलिटी रहेगी, उनके लिए अच्छे से घर बने रहेंगे, तो उसे NIMZ कहा जाता है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन होते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा कि भाई यहाँ पर जो लैंड एरिया है इसका मिनिमम मतलब 5000 हेक्टेयर होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं दिए जाते हैं, लोग कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है तो आप समझ लो एक दिन में खुल के बैठ जाओगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, मतलब खटाखट एक दिन में आपको अच्छा इंडस्ट्री खोलनी है, आप जाओगे मिनिस्ट्री के पास, ये फॉर्म देंगे, ये भरना खत्म, एक बार में खत्म, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कोई भी टैक्स कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ से डायरेक्टली आप प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी निकाल सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी निकाल सकते हो। अब वहीं इसका एक अपोजिट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं SEZ, ठीक है, SEZ। अगर आप दोनों कंपेयर करो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि NIMZ सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, और इसका मेन मकसद है भैया मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट लाना, और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट बढ़ाना इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर SEZ को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी मिलेंगी और सर्विस इंडस्ट्री भी मिलेगी, और यहाँ पर टैक्स के कंसेशन दिया जाता है, यहाँ पर टैक्स का कोई कंसेशन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो टैक्स कंसेशन, याद रखना। और इसका मेन मकसद ये है कि भैया आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारे पास फॉरेक्स आएगा, ठीक है, फॉरेक्स आएगा तो हमारी जो भी ऑयल नीड्स है, ऑयल इंपोर्ट नीड्स है, वो सब फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद था। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, आप सब जानते हैं, बहुत पहले लॉन्च किया, तो अब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट इज टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ NIMZ, जो हमने NIMZ इसका एक्सटेंशन, और इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल GST इंट्रोड्यूस किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और भी जो चीजें होती हैं लाइक लॉजिस्टिक में हमारी रैंक बढ़ाई जा रही है, इनलैंड वाटर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको टैकल किया, और इन शॉर्ट अगर आप देखें तो उस टाइम पे हमारी जो PSUs हैं काफ़ी अच्छी हो गई है, ग्लोबल उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो और भी जो अगर फ्यूचर में रिफॉर्म्स आएंगे तो वो आप बजट से और बाकी जगहों से देख सकते हैं, ठीक है। और टिल दैट टाइम थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अब हमारा बचता है जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस इशू को ध्यान से सुनिएगा, उसमें मैं थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर बचा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो टिल दैट टाइम थैंक यू and have a nice day my dear friends. Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is last lecture of our industries, ठीक है। इसमें हम जो इश्यूज हैं, मेनली मैं पिछले लेक्चर में MSME के बारे में मेंशन करना भूल गया था, तो इस लेक्चर में हम जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम MSMEs को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें भी इस बार चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। आज लैपटॉप बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है सुबह से, बस थोड़ा सा MSME तक पहुंच जाए, बस थोड़ा सा possible, you have to wait for a second, ठीक है। ये खुद ही चेंज हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे देखा खुद ही चेंज हो गया, देख रहा हो, खुद ही चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। बस 1 सेकंड आगे देखो। तो लेट अस डिस्कस फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ MSME कि भाई जो MSMEs हैं इंडिया में उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंजन्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंजन्स, ठीक है। उनको इवन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसको इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। क्यों, क्या रीजन ऐसे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का उसे इंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड ये लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं किसमें, एक्सपोर्ट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, और साथ ही साथ
किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन आर एमएसएमईज। अगर हम जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन देखें एमएसएमई का, तो अप्रोक्सीमेटली 6.11 कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में और 26.43% है सर्विस एक्टिविटीज में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एमएसएमई मिनिस्ट्री का एक टारगेट है कि भाई 50% तक हमें 2025 तक कंट्रीब्यूशन ले जाना है, जिससे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अचीव कर सकें। ठीक है, जिससे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकें। ठीक है, और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 45% का है। कितना कंट्रीब्यूशन है? 45% का है। और एमएसएमई आल्सो हेल्प्स टू मेक इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमी। किस तरीके से कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा केवीआईसी है, ठीक है, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, वहां पर वुमेन भी काफी लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयड रहती है। ठीक है, इसके बाद हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा काम है और साथ ही साथ इनोवेशन भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भैया आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी ये जो आप देख रहे हो जो क्लासिफिकेशन है उसको मतलब दोबारा रीडिफाइन किया है। अगर आप पहले देखें तो शुरू में क्या हुआ करता था कि जो एमएसएमई है उसको माइक्रो, ठीक है, पेन चेंज करने में, जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं और जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता था। ठीक है, उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता था। अब लेकिन जो नए क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी जो नंबर इनको याद रखना, इसको भूल जाना। ठीक है, बस इतना याद रखना कि पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को अलग अलग डिफाइन करते थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ डिसाइड मतलब एक साथ डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री होगी जिसमें 1 करोड़ की मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल की होगी 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर। मीडियम कौन सी होगी? जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम का है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम का है। ठीक है, फिर से एक बार, माइक्रो कौन सी इंडस्ट्री होगी? जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। स्मॉल कौन सी होगी? जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का है या टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है। मीडियम कौन सी होगी? जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम का है या टर्नओवर 100 करोड़ से कम का है। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और लेकिन ये नंबर याद रखना और एक क्लासिफिकेशन याद रखना कि भैया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पहले अलग अलग डिफाइन होता था एमएसएमई में और अब एक साथ डिफाइन होता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि देखो होता क्या था ना यार इसमें कि सर्विस और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो अलग अलग डेफिनेशन के चक्कर में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो स्कीम्स होती थी एमएसएमई की उसका फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, जिससे कि वो लोग इंप्रूव नहीं कर पाते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो अल्टीमेटली उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब इतना सा बस मतलब 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कहाँ से माइक्रो हो सकती है? मतलब ये तो बहुत ही कम है। ये अप्रोक्सीमेटली 1-1 करोड़ तक इसके बजट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की करके भी रखी है। ठीक है, तो ये सब अब नए एडवांटेज होंगे जो इंडस्ट्रीज आने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट या आप कह सकते हैं ग्रोथ बहुत ज्यादा एमएसएमई में बढ़ी? फॉर एग्जाम्पल पहला जो कैंपेन चला गया, फॉर एग्जाम्पल स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसने क्या किया? एमएसएमई प्लेयर को मतलब आगे पुश किया कि भैया आप प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ो। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है इनका बहुत बड़ा रोल था एमएसएमई को आगे बढ़ाने में। बिकॉज जो एमएसएमई ना उनको क्रेडिट बहुत आसानी से मिलता नहीं है, बैंक उन्हें क्रेडिट देते नहीं है। बिकॉज बैंक्स को ये लगता है जो एमएसएमई ना वो डूब जाएंगे और उनका क्रेडिट पूरा डूब जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एनबीएफसीज है इन्होंने बहुत ही कम कोलेटरल पे या ना के बराबर कोलेटरल में फ्री फाइनेंस एमएसएमई को प्रोवाइड किया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एमएसएमई को इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भैया आप जो एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो लेबर है वो यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस हमारे एमएसएमई में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी भी उन्हें जो क्रेडिट है वो अवेल करने में बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक ये लोग 90% ऑफ द क्रेडिट के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेस और फंडिंग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इनके पास कोलेटरल भी नहीं होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेड्स का मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब जिसमें कॉर्पोरेट इनका ये ट्रेड्स बाय करेंगे। साथ ही साथ मतलब आप देख सकते हैं 59 मिनट्स लोन पोर्टल जैसी कुछ नई नई स्कीम्स लॉन्च की गई जिनको बहुत ही इफिशिएंटली लोन मिले। लेकिन अभी भी इनके पास दूसरी प्रॉब्लम आती है एक्सेस टू मार्केट, मतलब इनके पास मार्केट की रीच नहीं, मतलब इनके प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं है। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या की है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 25% जो इनका मतलब पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज खरीदती है वो आपको एमएसएमई से ही खरीदना है। अमेजॉन, अलीबाबा, ये सब भी इनको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भैया आप लोग आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इनके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। इस बार टेक्नोलॉजी एक्सेस के लिए
क्या किया जा रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए IITs NITs को प्रमोट किया जा रहा है कि भैया आप इनके लिए टेक्नोलॉजी बढ़ाओ। इसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनका एक्सपोर्ट कम रहता है। क्यों कम रहता है? दो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट फिर भी कम रहता है बिकॉज इनकी क्वालिटी जो रहती है वो चीप रहती है और वो लोग वहां से फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा के प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। इस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति, एस्पायर, NMCP। तो ये सब आप स्कीम विजन की मैगजीन लेके पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ पढ़ाने का मतलब बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट MSMEs व्हिच आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया के बारे में, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर व्हाई देयर इज अ जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब मैंने ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ाना है, ठीक है। तो आगे आपके सामने सोशल सेक्टर में चैप्टर आएगा, तो वो सब नहीं बताऊंगा। बस मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप की है, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में प्रेवलेंट है। देखो, इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये कि भाई हमारे यहाँ पर इकोनॉमी ही इतनी वीक हो चुकी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की बात करो, एग्रीकल्चर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है यहाँ पर जब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहती है। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर में 2 से 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन 20 से 30 लोग लेके बैठे हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो आप बताओ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहाँ होती है, रूरल एरिया में कि अर्बन एरियाज में? बताओ। वेरी गुड, रूरल एरियाज में, बिकॉज अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटीज काफी अवेलेबल रहती है। अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे तो आपको 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीजन आता है तो वो लोग कटाई करने जाते हैं, लेकिन सीजन नहीं रहता तो वापस आ जाते हैं। और दूसरी आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपने एग्रीकल्चर में देख ली है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कशन में कहाँ मिलेगा आपको? अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है। एक आती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी आती है एजुकेटेड और मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट। आप दोनों को समझने की कोशिश करना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझो ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है कि भाई अब रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं, सोचते हैं कि भैया हमें वहां पर फैक्ट्रीज में काम मिलेगा, लेकिन वहां पर काम मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम है, ज्यादा से बातें रखी, ठीक है। अब उसमें वो लोग जाते हैं, उनको समझ में आता है कि भैया अगर हमें घर को चलाना है तो और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो और इनकम आएगी, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉब भी कम रहेगी। तो ये पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी आती है एजुकेटेड और मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेटेड और मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, स्लो ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब जनरल एजुकेशन दी जाती है, वो एजुकेशन नहीं दी जाती जिससे कि हमें रोजगार मिले। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज हमें प्रेफर नहीं करती और हम मतलब बेरोजगार बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कि भाई हर साल 8 मिलियन न्यू जॉब सीकर हमारे मतलब जॉब मार्केट में एंटर होते हैं और सिर्फ 5.5 मिलियन लोगों को 2017 में जॉब मिली थी। एंड दिस इज डेटा ऑफ CMI है, मतलब CMI मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और PLFS के अकॉर्डिंगली दिस ईयर मतलब 45 ईयर्स के हाई पे है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर ये जॉबलेस क्यों है, मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो जॉबलेस क्यों। आपने देखा लगातार पिछले 2 डिकेड से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% की लगातार ग्रोथ रही है, बट फिर भी जॉबलेस क्यों ग्रोथ रही है? देखो, उसका रीजन ये है कि अगर आप नॉर्मल कंट्रीज को देखो या नॉर्मल किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले वहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। भले आप यूएस की बात करो चाहे यूके की बात करो, वहाँ पर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एक टाइम पे एग्रीकल्चर का ही हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ना उन लोग मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वहां पर उन्होंने लोगों को भगाया, उनके एग्रीकल्चर लैंड छीन लिए और डिप्राइव कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। लेकिन वो जो लोग थे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में आके शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का पीक आ गया, पहले एग्रीकल्चर का पीक आया, भैया एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, मतलब यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, ये लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर गए। अब वहां का भी पीक हो जाएगा, भैया अब इससे ज्यादा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसके बाद वो लोग सर्विस में एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एक्चुअली में क्या हुआ कि हम एग्रीकल्चर पे पीक पे पहुंचे नहीं थे या लगभग पीक पे पहुंच गए थे और इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत एंटर करना चालू कर दिए थे, लेकिन इंडस्ट्री के पीक पे नहीं पहुंचे थे। हमने अल्टीमेटली कहां स्विच कर दिया? सर्विस सेक्टर में। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारी जो एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन थी, जो 50% वाली पॉपुलेशन थी, उसे एक्चुअली में कहाँ आना था? यहाँ पर आना था, इंडस्ट्री में आना था। बिकॉज यहाँ पर लिटरेसी की जरूरत खास नहीं होती, बस थोड़ा बहुत काम आना चाहिए।
लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसमें लिटरेसी की जरूरत होती है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और हमारी एग्रीकल्चर की यूथ तो ऐसी थी नहीं, तो अल्टीमेटली ये लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट रह गए और यहाँ एग्रीकल्चर की जो इनकम है लगातार घटती रही और ये लोग गरीब होते रहे। ठीक है, तो मेन इशू क्या था आपने देखा कि हमने इंडस्ट्री को स्किप कर दिया और डायरेक्टली कहाँ जंप कर गए, सर्विस सेक्टर में जंप कर गए। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है, बिकॉज अब जो मेजर ग्रोथ है वो सर्विस के द्वारा की जा रही है, और सर्विस में आप सब जानते हैं कि वहां पर जॉब्स मिलती नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो सर्विस है सब तक चलेगी जब तक हमारे यहाँ चीप लेबर है। जैसे ये जो हमारे यहाँ लेबर थोड़ा सा महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली कंपनी यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर हाई स्किल्स जॉब होती है, हाई डिग्री जॉब होती है, तो ये सब इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है। उसके बाद और भी रीजन है, मतलब आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जॉबलेस ग्रोथ है। लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, तभी तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वियतनाम और बांग्लादेश की ग्रोथ की बात करो तो वहाँ पर इतनी ग्रोथ इसलिए हुई है, रीजन एक ही है कि वहाँ पर उन्होंने एक इंडस्ट्री में फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की बात करो तो उन्होंने अपैरल इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत फोकस किया है, और उन्होंने एक्चुअली में इंडिया को रिप्लेस करना चालू कर दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसमें अब कभी हमें महारत हासिल थी। ठीक है, और इंडिया तो सब में फोकस करना चाहता है, हर नाव में पैर रखो तो डूबोगे, एटलीस्ट एक दो में फोकस करो तो फंडा भी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने R&D पे रिसर्च की नहीं है तो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, तो इंडस्ट्री ऑटोनोमस हो नहीं है, मतलब उसमें मतलब ऑटोनोमी आ नहीं रही है। इसके बाद आपके यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं है, वीक एक्सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद आपके जो लॉज है ना, लेबर लॉज, वो बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है, जिससे कि ना तो लेबर को फायदा हो रहा है और ना ही इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, और आपकी जो ग्रोथ है वो मैं आपको बताता हूँ सर्विस लेड ग्रोथ है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। अब इसकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसी वजह से हमारी जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो पूरी वीक पड़ चुकी है। ठीक है, अब हाई ग्रोथ फेज बहुत ही जल्दी जाने वाला है, ऐसा कई एक्सपर्ट ने बताया है। और हमारा जो कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर है, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर मतलब कि भाई मतलब लेबर जितने भी लेबर है, ठीक है, जितने भी लेबर है उनके पास कम से कम सरकारी जॉब होगी, मतलब मैक्सिमम लोग गिग वर्कर की तरह काम करेंगे, मतलब फ्रीलांसर की तरह काम करेंगे, और ये सिचुएशन है बहुत डेंजरस होती है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अभी आपको पैसा मिला तो इट इज लाइक एवरीथिंग इज गुड, बट जैसे ही कुछ कोविड जैसी कंडीशन आएगी तो आपका पैसा निकल जाएगा। ठीक है, तो इज कॉल्ड एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। अब लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो उससे सोशल अनरेस्ट आएगा, जैसे आप देख रहे हैं जाट रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ रही है, मराठास की रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज लूजिंग इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज इन बिग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फुटवेयर। ठीक है, अब इसके बाद साथ ही साथ जैसे ही हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज होगा तो जो इंडस्ट्रीज हैं और लेबर को हटाना चालू करेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे यहाँ। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो गवर्नमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया, अब अल्टीमेटली हमारे सामने बचता है सिर्फ और सिर्फ सोशल सेक्टर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉपरेशन।